हाँ, चैप्टर 7 का हम लोग कौन से चैप्टर पे थे ये हमको भी याद नहीं है। ये आज देखेंगे और उसको हम रखेंगे सुबह में, और ये जो 8 क्लास का है ये हम शाम को शुरू कर रहे हैं, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। ठीक नो है। मैम। हाँ, प्राणियों में पोषण पढ़ा रहे थे 7th क्लास ये में। प्राणियों में पोषण पढ़ा रही थी। हाँ मैम, 7th क्लास की। अच्छा, तो ठीक है, उसको हम कल सुबह में इंक्लूड करते हैं, मतलब उसको कंक्लूड करते हैं कल सुबह में, ठीक है? ठीक है मैनाज? ठीक है मैम। ओके मैम। हाँ, और ये है फसल का उत्पादन एवं प्रबंधन। आई थिंक मेरे ख्याल से ये मेरा पहला फसल का उत्पादन करना है, प्रोड्यूस करना है आपको। एट द सेम टाइम आपको उसको मैनेजमेंट उसका करना है, फसल का उत्पादन भी और मैनेजमेंट भी करना है। प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ, आपका फूड बोल सकते हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बोल सकते हो। तो यहाँ पे शुरू करेंगे ग्रीष्मावकाश में पहेली एवं बूझो। अपने चाचा के घर गए, दोनों चाचा के घर गए, उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा और हल आदि, या इत्यादि बोल दो। मैं जानना चाहता हूँ कि हम यहाँ जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। ये जो भी जो औजार है इनका उपयोग हम कैसे करते हैं, इसके बारे में दोनों जानना चाहते हैं। कौन? बूझो और पहेली दोनों जानना चाहते हैं इन औजारों का उपयोग कहाँ होता है और कैसे होता है। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। हम ह्यूमन बीइंग के साथ साथ जंतु भी, जानवर भी भोजन नहीं बना पाते, और वो समर्थ है भोजन बनाने में। तो जंतुओं के भोजन का सोर्स क्या है? स्रोत का मतलब होता है साधन। सोर्स क्या है? हम कैसे प्राप्त करते हैं? परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? सबसे पहले सवाल ये होता है कि हम भोजन तो खाते हैं, लेकिन खाते क्यों हैं? भोजन क्यों एनर्जी खाते के हैं? लिए। किन्होंने ऊर्जा बोला? के लिए। किसने बोला? मैम मैंने। अच्छा, ऊर्जा के लिए। और किन किन चीजों के लिए? जी। महनाज? रहने के लिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। बहुत अच्छा। और अपनी हाइट बढ़ाने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने आप को यस बड़ा मैम। बनाने के लिए, अपने आप में ग्रोथ करने के लिए, बीमारियों से दूर रहने के लिए, है ना? बहुत सारा आंसर हो सकता है इसका। आप जानते हैं कि सजीव भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और ऊर्जा का उपयोग अपने दैनिक गतिविधि, यानी एक दिन में जो भी काम होता है, विभिन्न प्रकार के जैविक प्रक्रमों, जैसे कि पाचन, उसके साथ श्वसन तथा उत्सर्जन के काम को संपादन करने में ये जो ऊर्जा मिलती है भोजन से, उसका यूज करते हैं इन सब कामों को करने के लिए। तो आपसे आपसे जब कोई पूछेगा कि सजीव आखिर भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं, तो क्या बताओगे? कि वो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और विभिन्न प्रकार के जैविक बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन को संपादित करने के लिए वो भोजन करते हैं, लेते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतु या दोनों से प्राप्त करते हैं। या तो आपका पौधा से आप खाते होगे, या तो जंतुओं पे निर्भर होगे। जंतुओं से सिर्फ हम फ्लैश या मीट के लिए ही नहीं निर्भर रहते। दूध, पनीर, ये सब सब्सटेंस, घी भी हमें मिलता है, ठीक है? क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। अंततः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आगे देखिए, भोजन का इतने बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। जाहिर सी बात है, इतनी विशाल जनसंख्या है, उसको खिलाने के लिए उसका उत्पादन के साथ साथ मैनेजमेंट होगा, तभी तो आप भोजन को एक जगह पे रख पाएंगे और वहां से फिर डिफरेंट एरियाज में सप्लाई करेंगे, और फिर उसका लोग यूज कर पाएंगे। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उसका उचित तरीके से मैनेजमेंट यानी प्रबंधन, प्रबंधन का मतलब होता है अच्छे से देखभाल तरीके से, सुरक्षित तरीके से उसको रखना, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी लोगों तक बांटना भी अच्छे से होना चाहिए। ये सब लोगों तक पहुंचाना भी अच्छे से होना चाहिए। कृषि की बहुत सारी पद्धतियां हैं। लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे, यानी वागाबॉन्ड एक तरह से बोल सकते हो। घुमंतु थे, इधर उधर घूमते थे, और वो जहाँ जाते थे वहीं उनका घर हो जाता था, और वहीं पे खाना खाते थे, वहीं बस जाते थे। फिर वहां से फिर आगे जरूरत पड़ी, वहां के खाने से पेट भर गया, वहां पे खाना खत्म हो गया, फिर दूसरे जगह चले गए। घुमंतु का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे विचरण करना, घूमना। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में ग्रुप में, एक अकेले नहीं, ग्रुप में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे, और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार भी करना प्रारंभ कर दिया।
क्योंकि जब जब कभी भी उनको अनाज नहीं मिलता तो वो जानवरों का मांस सेवन करने लगे थे, इसलिए उनका शिकार भी करना शुरू कर दिया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके। इस तरीके से उन्होंने इस तरह से उन्होंने इन सब फसलों को उत्पादित करना शुरू कर दिया। इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हो गया। ठीक है, कृषि कैसे अपने वजूद में आए, जैसे उस क्या होता है उसके बाद जैसे 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 वो लोग जानवरों पे डिपेंड होते गए और कच्चे फल इन सब पे डिपेंड रहते थे। फिर जैसे जैसे समय समय बीतता गया, उन लोगों ने खेती की, खेती में चावल और गेहूं को मेन खाद्यान्न के रूप में उगाया। उसके बाद साथ साथ अन्य फसलों को भी उत्पादित करना शुरू कर सके। इस प्रकार कृषि का उद्भव हुआ, एग्रीकल्चर का जन्म हो गया। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। जैसे कि मान लो एक ही टाइप का बहुत सारा फसल है, एक ही टाइप का बहुत सारा पौधा है। जैसे धान है तो धान का ही बहुत सारा पौधा है और बहुत सारे स्पेस में, बहुत बड़े स्पेस पे धान की ही फसल लगी है, धान का ही पौधा लगा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फसल बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत? नो नो। अगर मैं बोलूं फसल किसे कहते हैं तो आप क्या बताओगे? एक ही किस्म के पौधे को बहुत बड़े पैमाने पर उगाना ही उगाना फसल कहलाता फसल है। कहते हैं। एक ही किस्म के बहुत सारे पौधों को बड़े पैमाने पर उगाना ही फसल कहलाता है। ठीक है, याद रहेगा। कोई डाउट है जी किसी को? चंद्रमोहन आपको पूछना है, महनाज बेटा आपको पूछना है? नहीं मैम। ठीक है, उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी गेहूं के ही पौधे लगे हैं। एक खेत है और खेत इतना बड़ा तो होगा कि उसमें बहुत बड़ा ही होगा, जाहिर सी बात है बड़ा ही होगा कि आप उसमें सभी पौधे अगर आपने गेहूं के ही लगा रखे हैं तो वो आपका गेहूं का फसल हो गया। ठीक है, जब एक दो उग जाता है तो उसको हम फसल नहीं काउंट करते हैं। ठीक है, लंबे बहुत सारी संख्या में एक ही विशाल जगह पर एक ही प्रकार का पौधा लगा हो उसको हम फसल कहते हैं। जैसे कि अगर एक खेत में सारे फसल अगर गेहूं के हैं तो वो गेहूं की फसल है। ठीक है, गेहूं के पौधे हैं तो वो गेहूं की फसल है। आप जानते हैं कि फसल जो है ना विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि अन्न होते हैं, खाने में अनाज, सब्जियां, फल, ये सभी फसलें हैं बेटा, सब्जियां भी फसलें हैं। जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण करते हैं। जिस फसल में ये पौधे उगाए जाते हैं, एक पार्टिकुलर मौसम में आपको धान की खेती होती है, एक पार्टिकुलर मौसम में गेहूं की, एक पार्टिकुलर मौसम होता है जिसमें आम की खेती होती है, फलों की खेती होती है। तो उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन, इट मीन्स उनकी कैटेगरी को बांट देते हैं। ठीक है, कैसे बांटेंगे आगे पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। भारत एक विशाल देश है, यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। हम सभी के यहाँ ये जो भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है, हम सब जानते हैं। और यहाँ का जो अलग अलग इतनी हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है कि एक जैसा टेम्परेचर ना आपको बिहार में देखने को मिलेगा, ना साउथ में देखने को मिलेगा, ना कहने का मतलब तमिलनाडु में क्या यहाँ की जैसा वेदर मिलेगा, नहीं, वहाँ पे यहाँ से अलग डाइवर्स वेदर मिलेगा। आर्द्रता, मॉइस्चर भी अलग होगा, वर्षा की एक्टिविटीज भी अलग होगी, है ना। तो इतना ज्यादा जब विभिन्नताएं हैं तो फसल भी अलग अलग टाइप के हर जगह पे उगाए जाएंगे, क्योंकि हर जगह पे वर्षा की मात्रा और वर्षा का जो समय होगा अलग अलग होगा ना। यस मैम। कहीं ज्यादा बरसात होगी, कहीं कम होगी, कहीं नेग्लिजिबल होगी। तो पहाड़ों पे अगर वर्षा कम होती है तो वो हमारे फलों के लिए अच्छा इन्वायरमेंट देता है। इसलिए कश्मीर वगैरह का जो एरिया है, हिमाचल वगैरह का, फलों के लिए, सेब के लिए ज्यादा फेमस है। एट द सेम टाइम ये जो बिहार, यूपी और बंगाल का जो मैदानी इलाका है, ये चावल, गेहूं, धान वगैरह के लिए काफी फेमस है। यही रीजन है कि बंगाल में चावल अच्छी मात्रा में होती है और बंगाली लोग माछ भात खाना पसंद करते हैं, बिकॉज वहाँ चावल अच्छी मात्रा में हो जाती है। बिहारी लोग भी चावल ज़्यादा खाते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ एनवायरनमेंट उसी के हिसाब से है। यूपी में कंडीशन कुछ अलग है हमारे यहाँ से, वहाँ चावल और गेहूँ सब इक्वल मात्रा में हो जाता है, तो वहाँ के लोगों का फूड हैबिट उसी हिसाब से है। एट द सेम टाइम साउथ में भी आप देखोगे वहाँ भी पानी ऑलमोस्ट ज़्यादा होता है, इसकी वजह से भी चावल और चावल से बने सब्सटेंस उधर ज़्यादा खाए जाते हैं। तो ये है, उसी तरीके से हमारा लिवलीहुड जो पूरा लाइफ का एक्टिविटीज है सारा उसी तरीके से चलता है। क्योंकि अलग अलग क्षेत्र के जी तमिलनाडु में गेहूं का उत्पादन नहीं होता ना? होता नहीं। है लेकिन कम मात्रा में होता है, बहुत कम, उतना ज्यादा नहीं होता है। वहां पे देखोगे वो, इसलिए तो मैंने बोला चावल ही खाएंगे, चावल का ये वो पता नहीं क्या इडली क्या। इडली हाँ, सांभर।
सांभर तो चाल से नहीं बनता, इडली, डोसा, ये वो उत्तपम, ये वो पता नहीं क्या-क्या सुनोगे। मतलब रोटी आपको बहुत कम दिखेगी। मिलेगा एक रिलेटिव मेरी गई थी, वो बोल रहे रोटी जल्दी नहीं मिलती है, चावल से बने सफ्तान से मिलते हैं, चावल-उवल ज़्यादा मिलता है। तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वहाँ की हमारी जो जलवायु गतिविधियाँ, स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, वो अलग-अलग हैं। अतः देश के विभिन्न भागों में विभिन्न देश देश का जो हमारा एक देश है, देश का मैप का अगर शेप बनाओगे, तो हर एक भाग जो है उसमें विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को 2 वर्गों में बाँटा जा सकता है। फसल को हम 2 प्रकार से बाँटेंगे, एक खरीफ फसल और एक रबी की फसल। अगर फसल को क्लासिफाई करेंगे तो 2 फसल बनेगा, खरीफ फसल और रबी फसल। खरीफ फसल वो फसल है, वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। ये मेनली वर्षा पे डिपेंड करती हैं। वर्षा ज़्यादा हो गई मानसून के दौरान इनको उगाया जाता है। और अब वर्षा और खरीफ को आपको याद कैसे करना है? वर्षा में कितने लेटर हैं? 2 लेटर है ना? जी। हेलो, हाँ। वर्षा लिखोगे तो 2 लेटर आएगा ना हिंदी का? वो र जी छोड़ मैम। दो, वर्षा 2 लेटर आएगा ना? तो वर्षा में 2 लेटर है, यहाँ पे देखो ध्यान से, और यहाँ खरीफ में क्या है 3 लेटर, तो 2 और 3 कनेक्ट कर लेना, यानी जब वर्षा होगी तब खरीफ की फसल होगी। और शीत में क्या है 2 और रबी में भी 2, यहाँ पे याद कर लेना, शीत और रबी 2-2 है तो इक्वल वाले हो जाएंगे। ऐसे याद करने के लिए हम तुमको समझा रहे हैं, और बाकी और सारा भी अपना माइंड लगा सकते हो। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है वो खरीफ की फसल कहलाती है। खरीफ की फसल किसे कहते हैं? जिन्हें हम वर्षा ऋतु में बोते हैं, ठीक है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून के आसपास ही लगभग केरला के नजदीक मानसून पहुंचता है। सबसे पहले कहाँ ब्रेक करता है मानसून? केरल। केरला में। हाँ, तो भारत में जून से लेकर सितंबर तक जो है ना, सामान्यतः इस तरह का फसल बोया जाता है, खरीफ फसल। और खरीफ फसल के एग्जाम्पल देख लो, धान तो मेन है बिकॉज इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। साथ साथ बीज वाले चीज़ें जो मोटे मोटे बीज होते हैं, मक्का मोटा होता है उसको पानी ज़्यादा चाहिए, सोयाबीन मोटा होता है उसको पानी ज़्यादा चाहिए, मूंगफली मोटी होती है उसको पानी ज़्यादा चाहिए, कपास, जूट की फसल को तो पूरे तरीके से पानी में ही डुबो के ये बनाया जाता है। यही कारण है कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ये बंगाल के साइड ज़्यादा मिलेगा। ओवरऑल कंट्री बंगाल, बिहार। हाँ, बंगाल, बिहार। और ओवरऑल एस्पेक्ट में बात करें पूरे देश के कंपेयर में, तो बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा आपको कपास देखने को मिलेगा। उसका सिंबल भी आई थिंक इसी कपास से ही रिलेटेड है, जहाँ तक मुझे पता है। इत्यादि ये सभी खरीफ की फसलें हैं। अगर मैं पूछूँ तो आप सब भूलना नहीं, बिकॉज़ ये सारे पॉइंट इक्विवेलेंट इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको इसको याद रखना है। अब रबी की फसल की बारी आती है। रबी की फसल बेटा कब होती है? शीत ऋतु में। शीत का मतलब होता है ठंडी का मौसम। हाँ, तो वहां तक तो जून से सितंबर तक आपने वहां का काम कर लिया। बाकी आया अक्टूबर। अक्टूबर से कहाँ तक फिर आ जाओगे? मार्च अप्रैल तक ऑलमोस्ट आता है। मार्च अप्रैल जून जुलाई, जून जो होता है मार्च अप्रैल तक आता है, फिर जून से ये शुरू हो जाता है। मार्च अप्रैल ऐसे याद रख लेना। अक्टूबर से लेकर मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलें जो होती है रबी की फसलें कहलाती हैं। और गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी, इसके कंपेयर में, खरीफ के कंपेयर में, इसको रबी को कम पानी की आवश्यकता होती है। गेहूं को उतनी पानी की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि देखो एक ट्रिक भी लगाना, क्या आप चावल बनाते हो तो ज्यादा पानी यूज करते हो, या जब आटा गूंथते हो तब पानी ज्यादा यूज करते हो? चावल। चावल। हाँ, चना आप जब बॉयल करोगे तभी आप खा पाओगे। ऐसे तो समझाने का तरीका है मेरा, वो जानबूझ के हम समझा रहे हैं। ये आपको उस इलाकों में देखने को चना मिल जाएगा जहाँ बलुई मिट्टी होती है, बालू वाला मिट्टी होता है। तो बलुई मिट्टी अपने में ज्यादा पानी अब्जॉर्ब करके नहीं रखती है, इसी से समझ जाओ कि इसको पानी की कम आवश्यकता होती है। मटर का भी सेम कंडीशन है, उसको पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए तो अभी ठंडी का वेदर है ना, अभी मटर सबके घरों में आता होगा। हरा मटर आता है ना? यस मैम। यस मैम। जी मैम। अलसी बोलते हैं। अलसी किसको बोलते हैं? आई थिंक तीसी बोलते हैं शायद अलसी को, शायद जहाँ तक मुझे पता है। बहुत छोटा छोटा यस मैम, उसी को बोलते हैं। हाँ, जी मैम, उसी को। अच्छा ठीक है। काला काला होता है ना? काला, हल्का काला। यस मैम। हार्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। उसको भून करके पीस के पाउडर बना के खाते हैं, है ना? जी। अलसी, ये सभी रबी की फसलों के उदाहरण है। आपको ये सारे पॉइंट याद करने हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सब क्वेश्चन में पूछता है। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। गर्मी के मौसम में दालें, सबसे ज्यादा दालों को भी पानी की आवश्यकता होती है और सब्जियों को भी, और इसलिए सब्जियों को तैयार करना कंपेयर टू दैट फसल, इन दोनों फसल की अपेक्षा में ये जल्दी तैयार हो जाते हैं, सब्जियां जल्दी तैयार हो जाती हैं। इसलिए आपको सब्जियों की वैरायटी हर अलग अलग मौसम में अलग अलग देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ
आधारित फसल पद्धतियां, यही आना है ना हम लोग को, हाँ ठीक है। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता, ये सब आप जानते हो। जिसको नहीं पता है वो बताएंगे। धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। इसने जवाब दे दिया, इसने बूझो ने पूछा और पहेली ने तुरंत जवाब दे दिया। धान को अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। धान की जब फसल बोई जाती है तो पहले देखोगे खेतों में काफी पानी होता है, गीला पूरा रहता है। उसमें वो जो धान के जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं उसको जमीन में ऐसे ऐसे बोया जाता है, देखे हो कभी? यस हाँ मैम। मैम। हाँ, तो उस समय जी पूरी मैम। जो जो खेत होती है ना, जिसमें पूरा पानी एक तरह से पटा होता है और सब कीचड़ में एक तरह से निकल के काम करते हैं। किसान जो होते हैं वो फसल की बुआई करते हैं, एकदम उसमें चल चल के बुआई करते हैं और अपने कमर तक अपने कपड़ों को बांध लेते हैं, क्योंकि पूरा पंक हो गया रहता है, पूरा मिट्टी गीला गीला रहता है। इसी तरीके से समझ लो कि धान को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। फसल उगाने के लिए किसान को अन्य क्रियाकलाप या एक्टिविटीज सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। अलग अलग पीरियड में अलग अलग टाइम के हिसाब से किसान को फसल को बचाने के लिए, उसके अच्छे ग्रोथ के लिए बहुत तरीके का काम करना पड़ता है। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधों उगाने के लिए करते हैं। जैसे कटिंग हो गया, काटना हो गया, उसको स्टिच करना हो गया, कहाँ से क्या हटाना है, गंदा पौधा क्या है, कौन पौधा खराब हो रहा है, कुछ पार्ट में कीड़े तो नहीं लगे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज करना, ये सब डिफरेंट एक्टिविटीज हो गया। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियां जो आगे दिए गए हैं, ये सभी कृषि पद्धतियों के अंतर्गत आता है। जैसे कि पहला आ जाएगा मिट्टी का तैयार करना। मिट्टी आपकी तैयार होती है, मिट्टी को पोला बनाया जाता है। इसमें देखोगे बहुत लोग कुदाल से भी मिट्टी को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ऐसे करते रहते हैं, और बहुत लोग तो ट्रैक्टर ही चलवा ट्रैक्टर देते से। हैं। हाँ, जी। और बहुत लोग बैल से भी देखते हो कि करते हैं, बैल पूरी मिट्टी को खुदेरता है नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, है ना। उसके बाद बुआई की जाती है, बोया जाता है। खाद और उर्वरक दिया जाता है थोड़ा थोड़ा, जब प्लांट बड़ा थोड़ा थोड़ा जब निकल जाता है, इसको क्या बोलते हैं, सैपल, आई थिंक सैपलिंग बोलते हैं। छोटा छोटा जो पौधा होता है उसको सैपलिंग बोलते हैं। उसके बाद उर्वरक या खाद दिया जाता है। थोड़ा बड़ा जब हो जाता है तो पानी पीने लायक हो जाता है तो सिंचाई करते हैं, पानी से सिंचाई करवाते हैं, या बहुत लोग तो बोरवेल भी लगा लेते हैं। फिर देखते हैं कि थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया तो आसपास में कुछ खरपतवार ना हो, तो बहुत लोग तो हाथों से खरपतवार को नोच के हटा देते हैं, और बहुत लोग ये जो है ना खरपतवार नाशी, एक पेस्टिसाइड है जो खरपतवार को नष्ट कर देता है। पैरों में उसको छिड़क दोगे हर जगह, क्योंकि बहुत बड़ा अगर आपका एरिया है, अगर बहुत बड़ा प्लॉट है, एग्रीकल्चरल लैंड बहुत बड़ा है, तो बेटा खरपतवार को हाथ से उखाड़ना बहुत टफ काम हो जाएगा। वैसी कंडीशन में एक दवा आती है खरपतवार नाशी। खरपतवार को मारने के लिए, खरपतवार को नष्ट करने के लिए जो दवा यूज की जाती है उसको खरपतवार नाशी बोलते हैं। और उसी खरपतवार नाशी से हम पूरे खेत में उसको एक तरह से उसका ड्रिपिंग छोटा छोटा एक तरह से ड्रॉप में लेके पूरा उसको स्प्रिंकल करवा देते हैं बूंद बूंद से पूरे खेत में, जिससे वो जो खरपतवार है वो मर जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका कटाई, क्योंकि खरपतवार से आपने मुक्त कर दिया, थोड़े दिन और टाइम लेगा, वो बड़ा होगा, अच्छे से तैयार हो जाएगा। फिर आप फसल आपकी तैयार होगी तो आप कटाई करोगे। जब आपकी कटाई उटाई हो जाएगी तो अब कटी हुई फसल को तो अब रखना भी तो है कहीं पे सेफ तरीके से, ताकि वो ज्यादा धूप में खराब ना हो, ज्यादा बरसात का एक्सपोजर ना हो, उसमें किसी तरह का जो बर्ड्स वगैरह है वो एक्टिविटीज ना करे किसी तरह का। तो आप इसको अच्छे से रखोगे, और रखने के प्रोसेस को भंडारण बोलते हैं। सेफ तरीके से किसी चीज को भंडारित करके रखना, संग्रह करना। यहाँ तक किसी को डाउट है? नो मैम। हाँ, मैम, तो देखो सुना खाद दो। और उर्वरक क्या में डिफरेंस क्या है? खाद जो है ना बेटा, खाद जो है बेटा, ये जो है ना बायोलॉजिकल होता है। बायोलॉजिकल इट मीन्स कि ये आप नेचुरली भी बना सकते हैं, नेचुरल होता है। गोबर। हाँ, हाँ बोल सकते हो। और बहुत सारा ओके। जो केचुआ वगैरह से जो हम अपना घर का कूड़ा कचरा निकाल के नहीं बनाते हैं, और मिट्टी से ढक देते हैं कूड़े, एक गड्ढा खोदा आपने और गड्ढे में सारे घर के कूड़े कचरे, प्लास्टिक को छोड़ के, लोहे कील को छोड़ के, बायोडिकम्पोज्ड। हाँ, वो खाद में ही बेटा आ जाता है। और उर्वरक जो होता है ये सिंथेटिक होता है, मतलब बाजार से तैयार किया हुआ, नेचुरल नहीं होता है, आर्टिफिशियल होता है, उसको ओके। उर्वरक बोलते हैं। समझ में आया? जी मैम। ऐसे मेजर डिफरेंस आपको और आगे क्लास में या इसी क्लास में समझ में आ जाएगा। मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं, ये एक प्रोसेस है, शुरू करते हैं। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना, ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये सारा स्टेप दे देता है। सारा इतना सारा नहीं देता, 5 3 4 रहते हैं, बहुत तो 5 रहते हैं, बीपीएससी में बहुत तो 5 रहेगा। उसके बाद आपको दे देगा सीक्वेंस तैयार करने के लिए इनका। सबसे पहले मिट्टी तैयार करने में क्या होता है, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना सबसे पहला काम है, सबसे पहला चरण है। मिट्टी को पलटना और इसे पोला बनाना, पोला मतलब मुलायम बनाना, कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इसे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं, इसलिए मिट्टी को पोला बनाया जाता है। एक तरह से जो कुछ ढेला ढेला नहीं हो जाता है मिट्टी का, देखोगे ना एक जगह जमा होकर ढेला ढेला हो जाएगा, उसको जी। हल्का कर देते हैं।
मुलायम बना लेते हैं ताकि जो जड़ आपका कोई भी प्लांट हो नीचे गहराई तक जाए। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं, क्योंकि मिट्टी अब पतली हो गई है तो वहां तक हवा जाएगा, और अगर वो ढेला ढेला रहेगा तो उसमें तो नहीं जाएगा ना, वो गोल गोल हो जाएगा लिट्टी के जैसा। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्मजीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। ये जो जीव है केंचुआ, किसानों के मित्र हैं, क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर मिट्टी को लाते रहते हैं और कुछ अपना वेस्ट भी निकालते रहते हैं, तथा ह्यूमस बनाते हैं। ह्यूमस कब बनाते हैं? कुछ चीज़ों को, सड़ी गली पेड़ की पत्तियों को खाते भी हैं, उसको निकालते भी हैं, और वो वहाँ पे वेस्ट का काम करता है। उसके लिए एक तरह से ह्यूमस प्रदान करता है। ह्यूमस क्या है? पेड़ों को सड़े गले चीज़ों को खाने के बाद जो केंचुआ वेस्ट मटेरियल अपने बॉडी से निकालता है, एक्सक्रीट करता है फेसेस के रूप में, वो ह्यूमस का काम करते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ये तीनों क्वेश्चन एक लाइन से आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में क्या होता है? जल, खनिज, वायु और कुछ सजीव जीव होते हैं, कुछ सजीव भी होते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म भी, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म भी उसमें फंसे होते हैं। जब आप मिट्टी को, मान लो किसी कोई भी मिट्टी, जैसे गए कहीं पे भी गए, खेत में गए और वहां पे देखो ना कोई ढेला वाला मिट्टी है, उसको फोड़ के देखना, बहुत सारा कीड़ा निकलेगा उसमें से। यस मैम, निकलते हैं। तो ये इसलिए निकलता है कि उसमें भी कुछ सजीव छुपे होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे मतलब डेड प्लांट एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा घटित होते हैं। जैसे कि आपकी जो सोइल है उसमें छोटा छोटा जो जीव है, वो क्या करता है, आपके डेड प्लांट को और डेड एनिमल्स के बॉडी को भी खा करके अपघटित कर देता है, मिट्टी में मिला देता है। जैसे मैंने अभी केचुआ का एग्जाम्पल देके समझाया, जीवों द्वारा घटित होते हैं। इस प्रक्रम में क्या होता है, इस प्रोसेस में मृत जीवों में पाए जाने वाला पोषक तत्व, यानी कि जो आपका डेड प्लांट है या डेड एनिमल है, उनके शरीर में भी तो पोषक तत्व पाया जाता है ना बेटा। वो पोषक तत्व मिट्टी में निर्युक्त किए जाते हैं, यानी मिट्टी में वापस मिल जाता है। जैसे मान लो किसी एनिमल्स ने, किसी भी एनिमल ने मान लो कि वहां पे कुछ खाया और जो प्लांट का डेड बॉडी था उसको खा लिया, या किसी चूहे हुए को किसी ने खा लिया, तो वो अपना एक्सक्रीशन कहाँ करेगा? उधर ही करेगा ना, यानी अपने बॉडी से फेसेस को कहाँ निकालेगा? उसी खेत में निकाल देगा। तो इस तरह से क्या है ना कि उस इंसान या जो डेड प्लांट था, उस डेड प्लांट में भी कुछ कार्बन होगा, कुछ ऑक्सीजन होगा, कुछ नाइट्रोजन होगा, उसको खा करके वापस निकाल दिया वही खेत में, तो खेत में तो उर्वरा शक्ति उसकी बढ़ गई ना, और वापस उसी मिट्टी में वो छोड़ देता है। और ये जो छोड़ा हुआ गंदा गंदा एक तरह से बोलोगे आप, ये पौधों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, और ये पोषक पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, यूज कर लिए जाते हैं। मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि हम सभी के घर में वॉशरूम होता है, वॉशरूम में फेसेस इकट्ठा होते हैं। बहुत बार ये फेसेस कहाँ चले जाते हैं, समझाया था ना? खेतों में चले जाते हाँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे, क्योंकि पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है। हमारी पृथ्वी का, हमने सुबह वाले क्लास में बताया, टॉप सॉइल, टॉप का मतलब ऊपर और सॉइल का मतलब ऊपर वाला सॉइल। हमारी पृथ्वी का, हमारे लैंड का जो ऊपर वाला पार्ट है, उसके कुछ सेंटीमीटर का सॉइल ही पौधों के लिए ज्यादा ग्रोथफुल होता है, पौधों को ग्रो कराने में इंपॉर्टेंट होता है। इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं, और जो नीचे छिपा है वो ऊपर आ जाएगा, और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं जब आप उसमें बुआई करते हैं तो। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक खत्म हुआ? किसी Yes, को ma'am. डाउट है यहाँ तक? नो मैम। अच्छा ठीक है। मैम एक बार और रिपीट कर। हाँ बोलो, क्या रिपीट कर दे? महनाज बोलो। वही जो पढ़ाए हैं आप मिट्टी के बारे में। अच्छा अच्छा, अभी जो बताया है ध्यान से बताना। कौन सा पूछ रहे हो आप? कहाँ से बताओ, यहाँ से बता दूं? हाँ मैम। अच्छा ठीक है। बहुत सारा एनिमल्स देखे होगे, चूहा वगैरह को देखे होगे, चींटी वगैरह को देखे हो, जो कौवा वगैरह या कुछ भी डेड एनिमल मर जाता है तो वहां पे चींटी लगना शुरू हो जाता है, देखे हो? हाँ मैम। वो चींटी क्या करता है ना बेटा, उसके बॉडी से भी कुछ कुछ चुन के खाता रहता है, और फिर वो चींटी जो कुछ गंदा अपने शरीर से जो खाएगा वही तो निकालेगा ना, वो निकालेगा ना। हाँ तो मैम। जो भी चीज वो बॉडी से अपने बॉडी में लेता है, चाहे वो डेड पौधा खा ले, चाहे मरा हुआ पौधा खा ले, कोई भी पौधा आखिर
जब मर जाता है या सड़ जाता है पौधा, तो आखिर देखोगे कुछ दिन के बाद मिट्टी में गायब हो गया। वो गायब नहीं होता, एक तरह से क्या होता है ना, वो बैक्टीरिया जीवाणु के द्वारा उसको खा खा के डिकम्पोज कर दिया जाता है, वापस मिट्टी में वो एक तरह से छोड़ देते हैं अपने वास के, अपने फेसेस के द्वारा, मतलब मल के द्वारा, समझी। और फेसेस के द्वारा जब वापस मिट्टी में छोड़ देते हैं, तो वो जो छोड़ा हुआ उनका गंदा पदार्थ होता है वो मिट्टी के लिए आवश्यक होता है, पोषक तत्व प्रदान करता है। इसलिए ऊपर की जो मिट्टी होती है, मिट्टी की ऊपरी परत ही पौधों के लिए उपयोगी होती है। और ये सभी फेसेस और जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, मान लो कि हमारे मिट्टी के अंदर छुपा हुआ है, इसको अगर आप ऊपर पलट पलट के ऊपर ले आए, तो सभी जो छिपा हुआ जो भी आवश्यक पोषक तत्व है मिट्टी के अंदर, वो ऊपर आ जाएगा। और जब आप पौधा लगाओगे मिट्टी के अंदर, मिट्टी में बोओगे, किसी भी चीज का बुआई शुरू करोगे और मिट्टी को आप पोला बना लिए हो, तो डायरेक्ट पौधा खींच लेगा उसको, खींचेगा कि नहीं खींचेगा? क्योंकि आपने पोला बना करके मिट्टी को, वो जो मिट्टी के अंदर छिपा हुआ पदार्थ था उसको आप ऊपर ले आए। आप ऊपर तो आ गया, फिर आप उसमें बोओगे, एक पौधा लगा दोगे, तो पौधा बेचारा तो लग गया। अब वो देखेगा कि ओ ऊपर में ही हमको मलाई राबड़ी सब कुछ मिल रहा है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयरन, जिस्ता, जंक जो भी है, जिंक वगैरह जो भी, देखिए ऊपर ही मिल रहा है, कितना मजा आएगा। तो वो पौधे के लिए तो खाने का काम है, वो खाना है, एक तरह से पोषक तत्व है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर आपका पौधा अच्छा ग्रोथ करेगा। समझ में आया? यस मैम। हाँ, इसीलिए कहा जाता है कि मिट्टी को उलटना पलटना, यानी कि पोला बनाना। उलटना पलटना का क्या, बहुत दिनों तक अगर जमीन को, आपकी जो सोयल है उसको छोड़ दोगे, तो ऊपर वाली परत क्या होती है, सूख जाती है ना। यस मैम। हाँ, तो उसको बराबर से उलटते पलटते रहोगे, तो उसके अंदर में जो जीव छुपे होते हैं, छोटी छोटी चींटियां, छोटे छोटे अंदर में कीड़े छुपे होते हैं, वो पौधों के लिए यूजफुल होते हैं, वो ऊपर आ जाएंगे। जो आपके अगर आप बुआई करोगे तो आपका पौधा फिर अच्छा होगा, ग्रोथ उसकी अच्छी होगी। समझे? यस मैम। नहीं समझ में आया महनाज? यस मैम, समझ गए। अच्छा, नहीं समझ में आया तो हाँ मैम, समझ गए। हाँ ठीक है, खैर समझ गए लास्ट में, नहीं तो कुछ दूसरा मेथड यूज करना पड़ता हमको। ठीक है, यहाँ तक हो गया। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। इसीलिए देखोगे ना, खेत जोता जाता है। खेत जोतने के लिए या तो आप ट्रैक्टर का यूज कर लो, या तो हल चलवा दो, है ना? है ना मशरूफा? जी यस मैम। ये क्यों हो गया, पूरा चला गया। अच्छा छोड़िए, रहने दीजिए इसको, छोड़िए आप लोग, रहने दीजिए इसको, हम बाद में करेंगे। ठीक है, ऐसे आप बता दो। वॉइस नहीं आ रही है मैम। बोल नहीं रहे हैं तो आवाज कैसे आएगी बेटा? ठीक है, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? उस प्रक्रिया को जुताई बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? जुताई बोलते हैं। जोतना, खेत जोतना बोलते हैं ना। यस मैम। हल कैसा होता है, या तो हल चलवा सकते हो, चलवाने भी, हल चलाकर भी अपनी जो जुताई की प्रक्रिया है उसको आप क्या करेंगे, कंप्लीट कर सकते हैं। या तो आपका हल कैसा होगा, लकड़ी का बना होगा या लोहे का बना होगा। यदि मिट्टी बहुत सूखी हुई है तो जुताई से पहले इसमें पानी देना होता है, पानी को पूरे खेत में पटा देना होता है, जिससे क्या होता है, आपका जो खेत है वो थोड़ा नम हो जाता है ना। उसके बाद जुताई करना आसान हो जाता है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना पड़ता है। मैंने पहले ही बोला था कि ढेला भी होता है, उसको हाथों से तोड़ना पड़ता है, एक औजार आता है उससे, जिसको पाटल कहते हैं। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। समतल का मतलब बराबर। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। पाटल क्या होता है? एक लकड़ी का यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है, जैसे मान लो ये पूरा ग्रीन है ना, यहाँ से यहाँ तक लकड़ी का बना हुआ एक डंडा होता है, मोटा डंडा, उसको दोनों साइड से पकड़ के खेतों पे इक्वल करते हैं, चलाते हैं, या बहुत बार वो बैल से, गाड़ी से बंधा होता है और उसको यहाँ से यहाँ तक खींच के लाते हैं दोनों साइड से। देखो कि नहीं की कोई है ना, मैम हेगा कहते हैं। है ना, हेगा? है ना, है ना। अच्छा सॉरी सॉरी, हमको नहीं पता है। ठीक है, एक मिनट में सुनना पड़ेगा। मैं भी नहीं देखी हूँ। अच्छा कोई बात नहीं। हेंगा मैंने देखा है, हेंगा ही बोलते, पटला बोलते वैसे। पाटल इसमें लिखा है, पाटल। पाटल की सहायता से तोड़ना पड़ता है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना, लंबा जहाँ होता है इक्वल होता है, लंबा होता है पूरा, यहाँ से यहाँ तक इक्वल होता है, सेम लंबाई चौड़ाई का लकड़ी का बना होता है। वो पूरे खेत में चला करके मिट्टी को, खेत की मिट्टी को बराबर कर दिया जाता है, कहीं पे ऊंचा नीचा ना रहे। इसलिए ऊंचा नीचा रहेगा तो सिंचाई करोगे तो पानी जम जाएगा ना, इसलिए।
यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। अब जब मिट्टी को समतल कर दिए तो समतल करने के बाद मिट्टी में खाद डाल दिया जाता है, जैविक खाद। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। और अगर जुताई करना है तो जुताई के पहले भी आप डाल सकते हो और जुताई करवा सकते हो, उसके बाद पूरी तरीके से आपका जो खाद है वो मिट्टी में अच्छे से मिल जाएगा। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। बोने से पहले खेत में थोड़ा थोड़ा पानी दे दिया जाता है और फिर फसलों की बुआई की जाती है। यहाँ तक याद रहेगा। कभी कभी देखो, कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद जो है मिट्टी में अच्छी तरीके से मिल जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा किया जाता है और बहुत लोग बाद में भी देते हैं। ठीक है, याद रहेगा, करके पढ़ाना पड़ता है। अब हम बोलेंगे। ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद आते हैं नीचे में कृषि का औजार। अब स्वाभाविक है कि खेती करने चले हो तो भाई औजार भी आपको अच्छी समझ होनी चाहिए, रहना भी चाहिए। कृषि औजार अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। भुरभुरा मतलब कि मिट्टी को एक तरह से पोला बनाना। हाँ, पोला बनाना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। बहुत अच्छा। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल से भी कर सकते हो, कुदाली से भी कर सकते हो, कल्टीवेटर से भी कर सकते हो। ये सभी जो है इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। देखते हैं नीचे में क्या कुछ दिया है, नहीं दिया है यहाँ पे। कृषि उत्पादन एवं प्रबंधन। हल शिफ्ट जो है, जो एक हल है, जो बैल वाला हल है, क्योंकि नॉर्मल किसानों के पास बेटा ऐसा ही होता है जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता, तो ये बना होता है लकड़ी का या लोहे का भी बना होता है। तो हल शिफ्ट होता है ये बीच वाला पार्ट, मैं पूछूंगी सबसे। और ये जो लंबा नीचे जो होता है, जो मिट्टी को कुदेरता हुआ आगे चला जाता है, उसको फाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाल। और इसका जो गर्दन पे रखा रहता है ना, बैलों की गर्दन पे, उसको जोत बोलते हैं। याद रहेगा। यस मैम। और ये देखो यहाँ पे ये समझा भी रहे हैं, ये जो नुकीला वाला पार्ट है जो आपकी मिट्टी को कुदेरता हुआ चला जाता है, इसको फाल बोलते हैं। और ये जो डंटा है जो यहाँ पे झुका हुआ है, इसको फाल बोलते हैं। ठीक है। और शिफ्ट की बारी आई तो शिफ्ट जो इसके गर्दन पे ये लंबा सा रखा गया है, दोनों को बैलों को कंट्रोल रखने के लिए। समझ में आया? बोलो। यस यस मैम। जी, गर्दन गर्दन पे जो रखा हुआ है उसे हाई सेट बोलेंगे। उसे जोत बोलते हैं। जोत यहाँ लिखा है ना, गर्दन पे जो बैलों की गर्दन पे रखा है उसको जोत बोलते हैं। और नीचे वाले एक फाल। ये जो लंबा जो सा है लोहे इसको का फाल पार्ट। बोलते हैं। ये फाल जो कि थोड़ा सा ये सपोर्ट कर रहा है नीचे वाले पार्ट को, नीचे वाले और ऊपर वाले पार्ट के बीच में जो बेस का काम कर रहा है, ये जो ये बंधा हुआ है ऊपर वाले से, इसको फाल बोलते हैं। फिर से देख लो इमेज, देखो ध्यान से। ये जो बेटा बीच का पार्ट बंधा हुआ है ना, ये वुड का, यहाँ वाले पार्ट से और यहाँ ये जो बंधा हुआ है, इसको फाल बोलते हैं। ये जो यहाँ तक बंधा हुआ है, और ये जो लोहे का नुकीला पार्ट जो पूरी मिट्टी को कुदेलेगा, इसको फाल बोलते हैं। सॉरी, ये जो है लोहे का पार्ट, ये जो लोहा लगा हुआ है, ये जो पूरी मिट्टी को आपको तोड़ता है, इसको फाल बोलते हैं। हाँ, इसको हल शिफ्ट बोलते हैं। हल सेफ्ट, सॉरी, हल सेफ्ट बोलते हैं। मेरे मुंह से स्लिप ऑफ टंग निकल गया था। और ये ऊपर का जो पार्ट है इसको जोत बोलते हैं। समझ में आया? यस मैम। हाँ, उस समय मेरे माइंड से निकल गया था। अब कुछ पूछना है महनाज? नहीं मैम। अच्छा ठीक है, फिर से तुम बता देना। हम इमेज हंसिका भी बजा रही हैं, बहुत अच्छा। चलो तुम्हारे लिए चॉकलेट। चॉकलेट सर बोल रहे हैं, देंगे तो नहीं, बस यहीं से भेज देंगे मुंह से बोल के। ठीक है, आगे देख। हाँ, आपको भी मिलेगा, सबको मिलेगा चॉकलेट, सर से मांग लेना। अब चलते हैं हल के बारे में पढ़ते हैं। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई के लिए, खाद उर्वरक को मिलाने के लिए, क्योंकि डालने के बाद मिलाना भी होता है, खरपतवार निकालने के लिए, क्योंकि जब आप हल चलाते हैं, जो खरपतवार मिट्टी की जमीन को पकड़ा रहता है, जो जमीन की मिट्टी को जोर से पकड़ा रहता है खरपतवार, उसको अगर हल चला दोगे वो तो उखड़ जाता है। एवं मिट्टी खुरचने के लिए, यानी कि मिट्टी को नीचे से ऊपर लाने के लिए। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी का मतलब 2 बैल अथवा अन्य पशुओं जैसे कि घोड़े या ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे फाल कहते हैं। वो तिकोनी पत्ती नीचे साइड में होती है। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल सैफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंटे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक सिरे पर तो हैंडल होता है, समझ गया। हल सेफ्ट के नीचे में हैंडल होता है और साथ साथ दूसरा सिरा जो होता है जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जो बैलों की गर्दन पे रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकते हैं, यानी कम से कम 2 बैल चाहिए और 1 आदमी चाहिए। याद रहेगा।
आजकल लोहे के हल तेजी से मार्केट में आ रहे हैं और इस देसी लकड़ी के हल का जगह ले रहे हैं। क्या करें, देसी लकड़ी का जो हल है उसको मार्केट से उसको विस्थापित कर दे रहे हैं लोहे का हल मार्केट में आकर के। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? याद रहेगा? यस मैम। Yes, ma'am. आप लोग कुछ बोलते हैं? चंद्रमोहन, चंद्रमोहन बोलते क्यों नहीं आप लोग? हाँ मैम। कहाँ हो बच्चा? नहीं, नहीं मैम सही है। हाँ आप सही है। कुदाली, कुदाली क्या होता है? यह एक सरल औजार है, इसको सब चला सकती हो, ऐसा भी चला सकती है, मसरूफा, मैनाज, चंद्रमोहन भी चला सकते हैं, जिसका उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी को पूला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है, जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुरी प्लेट होती है, मुरी प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। यह है कुदाली। ये मैम ये इसका तो गन की तरह लग रहा है। हाँ, हम तो सोचे कुदाली थोड़ा अच्छा होगा, ये तो अजीब कुदाला लग रहा है भाई। ये अजीब टाइप का है, थोड़ा-सा देख के डर लग रहा है। यहाँ पे ये हल्का जो मुड़ा हुआ प्लेट है, इसको खुरेच के निकाला जाता है और ये इसकी कुदाल की पकड़ है जो यहाँ पे लगी हुई है। हैंडल है, हैंडल का मतलब हाँ, हाथ जैसा जो बना हुआ है हैंडल, देख लो ये ध्यान से। और इसकी मुड़ी हुई प्लेट है जो कि लोहे से बनी है और ये पूरी इसकी छड़ है। ये जोत का काम करता है। जोत तो वहाँ पे भी जैसे बैलों में था वैसा ही है जोत। लेकिन मैम जो गांव में कुदाल होते हैं वो तो अलग होते हैं। मैम उसको लकड़ी तो वाला होता है। हाँ, हाँ इसको तो बेटा हाथ बोलो, से क्या बोल रहे हो आप? इसको तो हाथ से आदमी चलाता है मैम। हाँ, बुखार भी आ जाता है। बुखार भी आ जाता है, सही है। आपको दवा खाना पड़ता है तब जाके वो ठीक होता है। ये लोग दांत के पीछे पड़े हैं। वो तो पेट आटा करके तो मशीन बैठ रही है। वो दाँत के पीछे पड़े हैं? हाँ, ये लोग दांत पूछ रहे हैं। वो तो पेट में आटा करके तो मशीन बैठ रही हुई है। ये सब नहीं कर दे। हाँ, सही है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बात फिर से आप लिख के भेजिए चंद्रमोहन, थोड़ा-सा हम सुने, थोड़ा-सा ये हो गया है, फिर से लिख के भेजिए आप, हम पढ़ेंगे, बहुत हँसी आ रही है। एक बीकर लेना है, इसे पानी से आधा भरिए, इसमें 1 मुट्ठी गेहूँ के दाने डाल दीजिए, भली-भांति उसको हिला दीजिए, मतलब मिला दीजिए पूरे गेहूँ को, कुछ समय वेट कीजिए। वही सेम एक्टिविटी उसको दिखा रहे हैं ये। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी? जो बैठ गया है वो हल्का है या भारी? भारी। भारी। जो तैर भारी रहा है मैम। हल्का। बहुत अच्छा। मसरूफा सही हो, मसरूफा महनाज मसरूफा से एग्री करती हो कि नहीं? सही बोल रही है ये? मैम क्वेश्चन तो सुनिए। नहीं सुने हो? एक ग्लास ले लेना बेटा और घर में जाना और बोलना मम्मी को, मम्मी 1 मुट्ठी चना दे दो। गेहूँ तो नहीं होगा, आप सब गेहूँ पीसने का तो समय बहुत लोग पिसवाते हैं, बहुत लोग नहीं पिसवाते हैं। डायरेक्ट हम सब आटा खरीद लेते हैं। कौन पिसवाता है गेहूँ? आपके यहाँ पिसता मैम है? हम मैम हमें मिलता है मेरे यहाँ। किसके यहाँ पे? मैम हमारे शादिया यहाँ के भी पे। गेहूँ है, खुशबू के यहाँ भी। ओहो! तब तो बहुत अच्छी बात है। क्या करना, 1 मुट्ठी ले लेना गेहूँ और सब जिनके पास भी गेहूँ, और फोटो खींच के कल भेजना। जिन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया होगा उनको सजा मिलेगी। सब 1 मुट्ठी गेहूँ ले लेना, एक मैम बड़ा सा गेहूँ कटोरा। पिसवा दिए अब इस महीने मैम गेहूँ घर पे नहीं है। कितनी तेज है जैसे एक्सपेरिमेंट। मैम अच्छा ठीक है, हाँ बोलिए, बोलिए। अरे अंशिका करके बताएंगी, अंशिका। अंशिका बताएंगी, अंशिका, ठीक है। और सबको फोटो खींच के ग्रुप में सेंड करेंगी। जिनके पास भी गेहूं है बेटा, अगर एक आदमी, हाँ चना है हमारे पास तो आप कर लेना। 1 ग्लास लेना, उसमें चना डालना फूलने के लिए, या बड़ा सा पतीला लेना, उसमें चना डालना फूलने के लिए। अगर सारे दाने नीचे बैठ जाएं, मेरे को कैमरा से पूरा वीडियो रिकॉर्ड करके भेजना, मैं मसरूफा करेंगी। और जो सारा दाना अगर बैठ गया, समझना मसरूफा का चना एकदम अच्छा क्वालिटी का था। अगर वो नहीं बैठा, उसमें से कुछ पानी के ऊपर तैर रहे हैं, समझना ये सस्ता चना खरीद के लाई है। इसका मतलब जो तैरते हुए जो चने के पार्टिकल्स हैं जो ऊपर में तैर रहे हैं, वो कीड़ों के द्वारा खा करके खोखले कर दिए गए हैं, और जो तैर रहे हैं वो हल्का हो चुका है, इसलिए तैरने लगता है। कोई चीज कब तैरता है? जो वो हल्का हो जाता है, पानी की अपेक्षाकृत उसका भार कम हो गया तो वो तैरेगा, जिसका भार ज्यादा होगा वो पानी की तली में बैठ जाएगा। ठीक है, याद रहेगा? यस मैम। हाँ, तो यहाँ यही प्रक्रिया होती है। समझ में आया? कौन पूछा था? मसरूफ महनाज पूछी थी। महनाज पूछी। आपको क्या मैम? समझ में आया? हाँ मैम समझ गए। नहीं समझोगे तो फिर पूछेंगे आपसे। देखो, नहीं मैम समझ। जो क्षतिग्रस्त बीज होते हैं, जो खराब बीज होगा वो खोखला हो जाता है, यानी खोखले हो जाते हैं, और इस कारण वो हल्का हो जाता है। हल्का होने की वजह से वो आपके जल पे यानी पानी पे तैरने लगते हैं।
अच्छे और स्वस्थ बीज जो क्षतिग्रस्त नहीं होते, क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की ये सबसे अच्छी विधि है, जिसमें आप सारे बीजों को पानी में डाल देते हैं। जो बीज आपका खराब होता है वो ऊपर पानी के ऊपर आके, उस बर्तन के पानी के ऊपर आके तैरने लगता है, फिर आप उसको वहीं से बहा देते हो या हटा देते हो और नीचे वाले को आप अपने काम के लिए यूज कर लेते हो। इस तरीके से आप खराब बीज और स्वस्थ बीजों को छांट सकते हो, अलग कर सकते हो। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना भी आवश्यक है। बीज बोने से पहले भी कुछ औजार आपको यूज करने पड़ते हैं, उनके बारे में भी जानना आवश्यक है। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल होने वाला औजार कीप आकार का होता है, छोटा छोटा कीप होता है और यहाँ कीप लगा होता है और कीप में हम सीड्स को यानी बीज को डालते जाते हैं और ये बैल जो है ये आगे बढ़ती जाती है और इस तरह से बीज समान दूरी पे गिरता हुआ चला जाता है। अभी इमेज दिखाते हैं आपको। ये जो है हमारी परंपरागत औजार है, जो कि एक परंपरा से हमारे यहाँ किसानों के द्वारा यूज किया जा रहा है। और इसका शेप कैसा होता है? कीप कीप आप सबके पास होगा, कीप इस तरह का देखे होंगे। ये जो कीप है यस मैम दे क्यूबॉइड से ये है कैसा है? सिलेंड्रिकल है ना बेटा? जी मैम। कोन जैसा है, सॉरी कोन जैसा है, कोन। सिलेंड्रिकल नहीं, कोन जैसा। ये शेप है, वो कीप होती है, लंबी लगी रहती है नली के साथ और ये आगे बढ़ता जाता है और इक्वल दूरी पे ये सीड आप एक आदमी यहाँ गिराते हैं। 1 मिनट दिखा रहे हैं, रुकिए। ये जो है आगे बढ़ता जाता है ये बैल और ये एक आदमी यहाँ पे गिराता जाता है और ये इसको पकड़े रहता है। बीज बोने का ये पारंपरिक तरीका है। पारंपरिक मतलब क्या? परंपरा से, आदिकाल एक तरह से आप सबके साथ पुरातन समय से ये होता यूज चला आया है। इसलिए यहाँ पे देखना सीड ड्रिल, ये सीड ड्रिल है, ये ड्रिल करता है और बीज यहाँ से इसमें से गिरता हुआ चला जाता है। ड्रिल का मतलब होता है जमीन के अंदर छेद करना और यहाँ से ये बीज पाइप लगा है उसमें निकल के गिरता हुआ चला जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं सीड मतलब बीज और ड्रिल मतलब छेद करना। आपके दीवारों में भी ड्रिलिंग होती है, ड्रिलिंग करके आप आईना लगवाते हो, बहुत सारी चीजों को फिट करवाते हो अपने घरों में। सीड ड्रिल आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर से ये चलता है, ट्रैक्टर के द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी, एकदम सेम डिस्टेंस पे, जितना डिस्टेंस चाहिए एक पेड़ के बीच में जितना डिस्टेंस होना चाहिए उतना ही दूसरे से तीसरे के बीच में दूरी होगा और सेम गहराई भी सेम एवं समान दूरी एवं गहराई समान बनी रहती है। इसके द्वारा जब आप बुआई करते हैं तो यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। ऐसा करने से क्या होता है, ये आगे जैसे सीड गिराता है वैसे इसको कवर करता हुआ चला जाता है, ढकता हुआ चला जाता है, जिससे बीज जो है ढक जाता है और किसी भी बर्ड्स के द्वारा उसको चुगने की संभावना कम होती है या नष्ट करने की संभावना। इससे बीजों को पक्षियों के द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है, क्योंकि आपकी बीज क्या है, वो मिट्टी से ढक गई। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से श्रम और समय दोनों की बचत होती है। यहां तक कोई दिक्कत? नो मैम। यहीं तक आज कराएंगे, थोड़ा सा ये हम देख लेते हैं। अच्छा ठीक है। मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला है। पौधशाला का क्या मतलब? नर्सरी। मैंने देखा है कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे जाते हैं, इसके बारे में जानेंगे। धान की भी फसल इसी तरह से तैयार होती है। धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है, यानी पहले छोटे जगह पे उगा लिया जाता है। जब वो छोटा सा प्लांट बन जाता है तब उसको खेतों में बोया जाता है। बहुत लोगों ने देखा होगा इसको। पौध तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं, यानी कि जब धान के बीज से छोटा छोटा पौधा बन जाता है तब सारे पौधों को ले जा करके उनको रोपा जाता है खेतों में। कुछ वनीय पौधे एवं पुष्पीय पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। कुछ वन के वृक्ष भी, पौधों और फूल के पौधे, पुष्पीय पौधे भी पौधशाला में तैयार किए जाते हैं। मैं जब ट्रेवल करती हूँ तो देखती हूँ हाईवे जो है, हाईवे के किनारे आपको मुझे तो दिखता है बहुत सारा पौधशाला नर्सरी दिखता है, जिसमें बहुत डिफरेंट काइंड का फ्लावर, तरह तरह का आम, जामुन, सबका पौधा दिखता है मुझे छोटा छोटा। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपके पौधे अत्यधिक घने ना हो, मतलब आपस में अटैच ना हो एक दूसरे से, इसलिए इनके बीच दूरी रखनी जरूरी है। क्योंकि ज्यादा जब अटैच हो जाएंगे, ज्यादा घने हो जाएंगे एक दूसरे के बीच आके, तो एक दूसरे का पानी, एक दूसरे का पोषक तत्व, एक दूसरे का जो हिस्से का सूर्य का रोशनी होता है, सब एक दूसरे का खा जाते हैं। तो इसलिए जिसको चाहिए होता है उचित मात्रा में उसको नहीं मिल पाता है, और जो ज्यादा घना हो जाता है वो दूसरे का हिस्सा
खा जाता है। इसलिए पौधों के बीच में, दोनों के बीच में डिस्टेंस रखना जरूरी है। इसलिए एक टर्म ऐसे समझ लो अपने लाइफ से, कभी भी बोला जाता है दो बच्चों के बॉन्ड के बीच में, दो बच्चे जब जन्म लेते हैं उनके बीच में कुछ साल का डिफरेंस होना जरूरी है। ऐसा क्यों कहा जाता है पता है मशरूफा? यस मैम, ताकि माँ की हेल्थ अच्छी रह सके और दूसरा और कारण ये बच्चे रहता है कि माँ का जो दूध है, जो बच्चा पहला वाला पी रहा है, अगर दूसरा वाला बेबी तुरंत आ जाएगा तो उस बच्चे का हिस्से का दूध तो सेकंड वाला ले गया, तो आपके पहले बच्चे की तो परवरिश अच्छे से नहीं हो पाएगी ना। यस मैम। इसी वजह से हमें बोला जाता है दो बच्चों के जन्म के बीच में डिस्टेंस रखने के लिए। ऐसा हम लोग विज्ञापनों में देखते आए हैं। सेम तरीका यहाँ पे भी नेचर में भी यूज होता है कि पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि समझ ही गए आप लोग बात। बस इतना जान जाओ कि दूरी होना बहुत जरूरी है। अब कोई हैंड रेज कर रहा था, पूछ लीजिए। मैं नाज कर रही थी। पूछिए बेटा। मैम जो ट्विंस बेबी होते हैं तो फिर वो कैसे? अच्छा, ट्विंस बेबी के बारे में। अब कोई नहीं है मैम। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। बीज बोने का पारंपरिक तरीका हो चुका है, यहाँ पे हम लोगों को आना था। इसलिए उन दो लोगों के बीच में, दो पौधों के बीच में अत्यधिक दूरी होना, जो डिस्टेंस है वो होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे इससे जो बात मैं बोली हूँ इतनी देर तक, वो समझो यहाँ पे। इससे क्या होता है, इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। कब? जब डिस्टेंस मेंटेन होता है दो बच्चों के बीच में, दो पौधों के बीच में। इस तरह से समझ लो। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल कर हटा दिया जाता है बीज से। अगर दो ज्यादा है तो उसके बीच का जो पौधा है उसको निकाल दिया जाता है, ताकि दूसरे का ग्रोथ प्रभावित ना हो, और उसको दूसरी जगह पे लगा दिया जाता है। या बहुत सारे बहुत सारे पेड़ों के ब्रांचेस को काट के हटा दिया जाता है, ताकि दूसरे पौधे का ग्रोथ भी सही तरीके से हो। ऐसा होता है। खाद एवं उर्वरक का मिलाना, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर को, मिट्टी का जो एक तरह से पोषण है उसको बढ़ाने के लिए आप मिलाते हैं क्या? खाद और उर्वरक मिट्टी में मिलाते हैं, और जो मिलाया जाता है उसे आप खाद और उर्वरक कहते हैं। ये पॉइंट याद रखना। आई थिंक इसको रुको, ठीक करवाते हैं हम। लाइन में क्यों आ रहा है? अच्छा रुको, हम इसको ठीक करवा देंगे। आप अभी क्लास कर लो। मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे कमजोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं? सेम अभी वाला थॉट, जो पूरा थ्योरी बताया मैंने, उसकी वजह से। एक पौधा इतना हेल्दी क्यों था? आम का पेड़ आखिर इतना स्वस्थ नजर क्यों आता है? उसको पर्याप्त स्पेस दे रहे हो, पर्याप्त जगह मिल रहा है, पर्याप्त पानी, पोषण तत्व, खनिज, लवण, एवरीथिंग, और सन की लाइट भी, आप सब कुछ अच्छा दे रहे हो। और प्रचुर मात्रा में एक ही जगह पे वो जितना डिस्टेंस में उगता है आम का पेड़, इसकी वजह से अच्छा स्वस्थ दिखता है। और अगर वहीं पे एक पेड़ के पास दूसरा लगा दो, उस पेड़ का क्या हाल होगा देख लेना जरा। मिट्टी फसल को खनिज प्रदान करती है, खनिज पदार्थ प्रदान करती है। मिट्टी से पोषक तत्व पौधों को मिलता है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद एक दूसरी फसल उगाता रहता है। हाँ, डाल दीजिए। उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते हैं। देखते होंगे आप लोग कि एक किसान है, आज अगर उसके यहाँ कुछ फसल कटी, 2 दिन के बाद दूसरी फसल लगा देता है, फिर वो फसल कटी, 2 दिन के बाद दूसरी फसल लगा देता है। ऐसा कल्पना करो आप लोग कि अगर एक के बाद एक लगातार फसल आप बोए जा रहे हो, आपकी जमीन की स्थिति क्या होगी, आपकी सॉइल की स्थिति क्या होगी, सोचना जरा। कल्पना कीजिए कि पोषक तत्वों का क्या होता होगा। वो जो जमीन का जो पोषक तत्व है उसके पोषक तत्व पे क्या असर पड़ता होगा। अभी समझा देंगे तो तुरंत समझ जाओगे, तुरंत समझा ही देते हैं। जिस तरीके से अगर एक माँ को एक बेबी हुआ, उसके 1 साल के बाद दूसरा बेबी हुआ, दूसरे साल तीसरा बेबी हुआ, फिर चौथे साल चौथा बेबी हुआ, उस माँ का हश्र सोच सकते हो कैसा होगा, उसके शरीर पे क्या असर पड़ेगा। सेम कंडीशन हो जाती है यहाँ पे खेत की। उसका जो पोषक तत्व है खेत का सब नष्ट हो जाता है, और वो जो लैंड है वो अपना फर्टिलिटी खो देता है, उपजाऊता खो देता है। उस मिट्टी में
आप बहुत दिनों तक फिर आने वाले कुछ समय में बुआई करने के लिए वेट करना पड़ता है, ताकि वो जो पोषक तत्व है फिर से अपने जो पोषक है जो खो गया है उसकी पूर्ति कर पाए। इसलिए एक फसल के बाद कम से कम 1 महीना या 15 दिन का गैप, आई थिंक 1 महीना जहाँ तक मुझे अंदाजा है, आप लोग देख लीजिएगा, गैप ज़रूर छोड़ देना चाहिए। हालाँकि ये किसान लोग बता पाएँगे अच्छे तरीके से, अगर दिया होगा तो बुक में भी हम लोग पढ़ लेंगे। बट एक फसल के बाद आपको कुछ दिनों तक उस खेत को छोड़ देना चाहिए और उसके बाद दूसरी फसल लगाना चाहिए, कुछ दिनों के बाद ही। तुरंत कभी भी दूसरी फसल नहीं लगानी चाहिए। यहाँ तक समझ में आया किसी को? यस आया समझ में? हाँ, धनेश्वरी, मशरूफा, महनाज, चंद्रमोहन, हाँ मैम आ गया, ठीक है। आ गया मैम। हाँ, यहाँ पे थे हम लोग। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को, यानी इस हानि को, जो पोषक तत्व की कमी हो गई है, इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद देते हैं। इस प्रक्रम खाद देना कहलाता है। यह प्रक्रिया जब आप खाद देते हैं उसको खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं, इसलिए उनको पर्याप्त मात्रा में खाद देना पड़ता है, जितना पौधों को आवश्यक है। जितना आपको खाना की जरूरत है उतना खाना अगर हम नहीं देंगे तो आप कमजोर हो जाएंगे। अगर आपको 4 रोटी खाने की कैपेबिलिटी है, आपको 4 रोटी खाना ही होगा। अगर आप नहीं खाओगे तो आप धीरे धीरे कमजोर हो जाओगे। उसी तरीके से एक पौधों को जितना खाद चाहिए, अगर आप उनको खाद या कोई भी सब्सटेंस अगर नहीं देते हैं मिट्टी में, तो आपके पौधे भी धीरे धीरे कमजोर होने लगेंगे और वो जो खेत में पौधा लगा है वो तो नष्ट हो ही जाएगा कमजोर होकर के। खाद का मतलब कार्बनिक पदार्थ, मैंने पहले ही बोला था। खाद एक कार्बनिक यानी कि जैविक बायोलॉजिकल सब्सटेंस है, पदार्थ है, जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है। अपशिष्ट का मतलब है या तो पौधा नष्ट हो जाए तो उससे आपको मिल जाएगा, या जंतुओं के सड़ने, गलने, मरने, दबने, या उसके बाद जो उसका वेस्ट है उसके इंसान का या जंतु का, उसके बाद जो भी मिलता है वो सारा अपशिष्ट का मतलब वेस्ट मटेरियल, वो खाद है, जैविक खाद है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते हैं। मैंने किसानों को देखा है, रोज गाय गोबर करती है उसको गड्ढे में डाल देते हैं। रोज उसके पास अगर दूसरा जानवर है उसके पोटी को भी एक गड्ढे में डाल देते हैं, तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं, सड़ने के लिए, गलने के लिए, और कुछ लोग इसको ढक भी देते हैं। अपघटन कैसे होता है? उसमें अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है, क्योंकि गोबर में भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो उसको सड़ाते हैं, गलाते हैं और तोड़ देते हैं, एकदम छोटा छोटा सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है, और इस तरह से जो सड़ा गला पदार्थ है जो एकदम अपघटित होकर सबसे सूक्ष्म तत्वों के रूप में एकदम छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है जीवाणुओं के द्वारा, तो उसको हम खाद के रूप में अपने खेतों में पोषक तत्व को बढ़ाने के लिए अपनी मिट्टी में छिड़काव करके उपयोग करते हैं। तो अपने खेतों में इन जैविक खादों का, जो अपशिष्ट पदार्थ है उनसे बने खादों का उपयोग करते हैं। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। पढ़े हो क्या आप लोग? वर्मी कमराएंगे क्योंकि आप लोग भी थक गए होंगे, एनर्जी का एक लिमिट होता है। शुरू करते हैं सबसे पहले मशरूफा से। मशरूफा, फसल कितने प्रकार का होता है बेटा? मैम फसल 2 प्रकार का होता है, खरीफ कौन फसल, कौन? रबी फसल। खरीफ खरीफ फसल किसे फसल कहते और हैं और रबी फसल किसे मैम कहते हैं? खरीफ फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है, और ये जून और सितंबर, वर्षा ऋतु में। ठीक है, हाँ। और रबी फसल शीत ऋतु में बोई जाती है। खरीफ फसल के उदाहरण है चावल और सोयाबीन, अलसी का बीज, और रबी में गेहूं, मटर, चना इत्यादि। अलसी का बीज तो मुझे लगता है अभी खाते हैं ना हम लोग, तो वो रबी फसल है अलसी का बीज। हाँ, वो हाँ, रबी फसल है वो। रबी फसल। जी रबी फसल। और अब चंद्रमोहन आप बताएंगे रबी फसल किसे कहते हैं और उसके उदाहरण। नहीं, रबी फसल तो शीत महीने में बोई जाती है और उसको गर्मी के प्रारंभ में काटा जाता है। जैसे कि उसको अभी नवंबर दिसंबर में बोया जाएगा और मार्च और अप्रैल में उसको काटा जाएगा। एग्जाम्पल रबी फसल उदाहरण में हो जाएगा, गेहूँ हो जाएगा, चना हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, ये अलसी हो जाएगा। अलसी खरीफ और रबी दोनों में आती है ना? अलसी तो यहाँ पे बेटा रबी में दिया हुआ है, तो आप रबी ही बोलेंगे। हमने 10th के एनसीईआरटी। अच्छा, दे रखा होगा।
उसमें हाँ, दिया तो है। दिया होगा तो सही है। जैसा मैंने पढ़ाया इसके हिसाब से मैंने पूछा है इससे, तो अकॉर्डिंग टू दैट चैप्टर ये सही बता रहे हैं। आगे दिया होगा तो हम आगे अपना कॉन्सेप्ट उस हिसाब से बिल्डअप कर लेंगे, ठीक है? दिया है तो सही दिया होगा, बट एक बार रीचेक जरूर करना, ठीक है? जी मैम। ठीक है, हाँ। मैम मैम हाँ, कुछ बोलिए। ऐसे फसल भी है जो कि रबी और खरीफ दोनों में बोई जाती हाँ, है और काटे ये जाते इस बात से मैं एग्री करती हूँ। कुछ ऐसे फसल भी हैं जो खरीफ और मैम रबी जायद दोनों। फसल, मैम जैसे जायद फसल में खरबूजा, हाँ, जैसे खरबूजा जैसे तरबूजा वो सब आता है, जी हाँ। खीरा सब ककड़ी सब आता जी अच्छा, जी। जैसे जैसे हम लोग अभी अभी पढ़ रहे हैं कि मक्के के बारे में। मक्का जो है वो गर्मी में भी बोई जाती है, मतलब कि उसको हमारे वहाँ जो है अपने देहाती भाषा में बोलते हैं कि चैता मक्का और एक वो हाँ हाँ। कुआ हवा मक्का, ये जी दो जी। टाइप के मक्के होते हैं जी। जिसमें एक का दाना बड़ा होता है और एक का दाना छोटा होता हाँ, नहीं, आप एकदम सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। बहुत अच्छा। आयशा बेटा, आप बताना फसल किसे कहते हैं? एक किस्म के पौधे जो एक जगह से इसी में मतलब बोए जाते हैं, फसल कहते हैं। थोड़ा अच्छे से बोलो। बोलो, धनेश्वरी बोलो बेटा। मैम अपने से बोलिए। हाँ, बोलो। मैम एक मतलब अधिक मात्रा में पौधे की बुवाई बुवाई और उसके उत्पादन जो होता है उसे फसल। एक ही प्रकार के फसलों की बड़े पैमाने पर बुआई फसल कहलाती है। एक ही प्रकार के पौधे की, सॉरी, एक ही प्रकार के पौधे की। महनाज, आप बताओ फसल किसे कहते हैं? एक ही प्रकार की फसल को बड़े पैमाने में उत्पादन करना ही एक ही फसल प्रकार का फसल कहलाता मत है। बोलना, नहीं एक ही पौधा, प्रकार का पौधा, एक ही प्रकार का पौधा। एक कोई ही बात नहीं, प्रकार कोई का बात नहीं पौधा ऐसा। जैसे गेहूं का भी हो सकता है। हाँ, एक ही प्रकार का पौधा जब बड़े पैमाने पर उगाया जाता है उसको फसल कहते हैं। जैसे मान लो एक बड़ा सा आपका खेत है और खेत में एक एक गेहूं का पौधा लगा दोगे तो फसल बोलेंगे? नहीं। जो पूरे खेत में सारा गेहूं का पौधा होगा तब आप उसको फसल बोलेंगे कि ये गेहूं का फसल है, ठीक है? मतलब अकेले वो फसल नहीं है, बट उसको बड़े प्लेटफॉर्म पे आप लगा दिए तो वो फसल बन गया, ठीक है? ओके मैम। ठीक है। अब आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? मशरूफा बताएंगी। मैम भोजन से हमें एनर्जी मिलती है और बीमारियों से लड़ने के लिए वो सुरक्षा, मतलब भोजन हमें सुरक्षा प्रदान करती है बीमारियों से, और और हेल्थ स्वस्थ रहते हैं हम। ठीक है, ठीक है। अंशिका, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे अंशिका? जी मैम, विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है भोजन से शारीरिक। जैसे कौन सी आवश्यकता? ऐसे मैम रोग प्रतिरोधक क्षमता हम्म, बनती है, स्वस्थ रहते हैं, विटामिन मिलता है, पोषक तत्व मिलते हैं, और कुछ? और कुछ भूल रहे हो? शरीर का विकास होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स छूट रहे हैं। महनाज, आप बताना चाहोगे बेटा? मैम ग्रोथ के लिए। बहुत अच्छा। हमें भोजन हमारी दैनिक गतिविधियों, जो भी हमारे एक दिन में जो भी बायोलॉजिकल काम होता है, जैसे श्वसन, स्क्रीशन, पाचन, उसमें हेल्प करता है। उसको संपन्न करने के लिए भी भोजन आवश्यक है, ठीक है? बस सब सही बताए थे, इसको हम सुनना चाह रहे थे बिकॉज अंडरलाइन जो किए थे, ठीक है? हमारे यहाँ एग्रीकल्चर कब आरंभ हुआ था? कब शुरू हुआ था 12,000 एग्रीकल्चर की साल शुरुआत? पहले, कितने हजार? 12,000 साल पहले। बट यहाँ, अच्छा ठीक है, सही है, आप सही बता रहे हो, बट यहाँ पे पढ़ा था कुछ और, ठीक है, कोई बात नहीं। हैं। यहाँ पे 10,000 पढ़े ऊपर थे हम थोड़ा सा लोग, ऊपर। 10,000 हम लोग पढ़े थे, लेकिन उसका 12,000 साल पहले होगा। मैं अच्छा, ठीक है। मसूरा पे हाँ सही हाँ, बता नहीं मुस्तफा का सही है, क्योंकि ये ऐसा मैंने भी पढ़ा है, 12,000 समथिंग, मुझे भी याद है। बट तो यहाँ हाँ, पे लगभग इन्होंने लिखा। ये बोलिए। हिस्टोरी के ये हिस्ट्री के इस हिसाब से बता रही हैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जुताई किसे कहते हैं? कोई, एनीवन, हैंड रेज करो। मिट्टी को पोला बनाने को जुताई कहते हैं। अंशिका, आप बोलना चाहेंगे? जी मैम, सही कह रही हैं। आयशा, आप बताओगे? मिट्टी को उलटने पुलटने की प्रक्रिया
अथवा पोला बनाने प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। बहुत अच्छा। चंद्रमोहन, आप कुछ बोलेंगे इसमें? या तो मिट्टी को जो है ना वो उसको मुलायम बनाने के लिए जुताई करते हैं और जुताई इसको करना उलट या पुलट मिट्टी को उलट पुलट करना, सही बता रहे हैं आप सब। उलट पुलट की प्रक्रिया इसमें होती है जिससे मिट्टी को मुलायम बनाया जा सकता है। हाँ, ठीक है। हमने एक कृषि का औजार देखा था, हल। हल में फाल, सेफ्ट और एक और पार्ट था, जोत। जोत। वो किसे कहते हैं, इसके बारे में बताएंगी महनाज। मैम लोहे वाला जो पार्ट होता है जिससे मिट्टी खुरोदा जाता है उसे फाल कहते हैं, बीच वाले को हल सेफ्ट और ऊपर वाले को जोत। ठीक है धनेश्वरी, आप बताइएगा बेटा, अगर आपको बीज दे दिया जाए बहुत सारा, मतलब मान लो 1 केजी बीज दे दिया मैंने, और मैं बोलूं कि इसमें अच्छा बीज और खराब बीज दोनों को अलग करो, कैसे करोगे, जल्दी बताओ। धनेश्वरी, आपको नहीं पता? चंद्रमोहन, महनाज, आयशा, ठीक है, आयशा को बताने देते पहले। पानी में डालकर, अच्छा ठीक है, तो आप नहीं बोल पाओगे। अच्छा ठीक है, आयशा आप बोलो तो। पानी में डालकर उसमें रख देंगे और जो बीज खोखला होगा वो समझ जाएंगे हमारे लिए बेकार है, और जो बीज पानी के नीचे बैठ जाएंगे समझ लेंगे कि वो बीज अच्छा है। इसके द्वारा हम जान अंशिका, सकते आप हैं बताइए, कौन बहुत अच्छा सा ऐसा, बहुत अच्छा। धान को अधिक पानी की आवश्यकता क्यों होती है? धान को उगाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता क्यों होती है? नहीं, एक्चुअली शायद कुछ और पूछ लें क्या, आप कंफ्यूज हो गए क्या? नहीं, धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? सॉरी, क्वेश्चन कुछ और था, ऐसे ये भी बन सकता था। धान को शीत क्योंकि उसको अधिक पानी की आवश्यकता होती है। अंशिका, तुरंत देख लियो आप तो। हालांकि आप तेज हैं, इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है, मुझे पता है बेटा। देखे नहीं है मैम, क्वेश्चन नहीं समझ पाए थे पहले वाला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैम उसका आंसर वही था ना, हाँ बेटा, फसलों वाला, मतलब हाँ बीजों का चुनाव। हाँ, एकदम अंशिका सही बोल रहे हो आप। अच्छा, मैम मान वो लो आप, तो बोलिए बोलिए, वो पहले आप। बीज, हम्म, खराब बीज और अच्छे बीज वाला। कैसे अलग करेंगे, फिर से बता दो। वो पानी में डालकर मतलब जो ऊपर तैरने लग जाएंगे वो जी। खोखले बीज होंगे और मतलब खराब होंगे, हम्म, और जो नीचे बैठ जाएंगे वो अच्छे बीज होंगे। बहुत अच्छा बच्चा लोग, बहुत अच्छा, सही बता रहे हो आप। स्क्रीन दिख रहा है क्या? नो मैम। दिख रहा है। थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है ना? यस मैम दिख रहा हम्म, अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन था मेरा आप लोगों से, एक क्वेश्चन था, मैं भूल रही लग रहा है। अगर मैं आपको एक खेत दे दूं और बोलो कि इसमें कुछ कोई फसल आपको उगानी है, फसल उगाने से पहले कौन कौन सी प्रक्रिया आप अपनाएंगे, जल्दी बता दीजिए। अंशिका, ठीक है, मैम बताइए। मैम फसल के ऊपर फसल जैसा रहेगा, पहले तो जुताई करेंगे। जी। जैसे धान बैठाना है तो पहले सिंचाई करेंगे, नहीं तो पहले जैसे गेहूं रहता है तो पहले गेहूं बो के उसके बाद जुताई किया जाता है। अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टेप्स बताए थे आपको, एक लाइन से रिकॉल कीजिए स्टेप्स को। अच्छा ठीक है, मसरूफा मैं बताइए। बताऊं? हाँ, कोई बात नहीं अंशिका। मैम पहले जुताई करेंगे, फिर ठीक है। बुआई करेंगे, फिर खाद व उर्वरक डालेंगे, हाँ, और फिर उसके बाद खरपतवार डालेंगे, फिर कटाई खरपतवार करेंगे और फिर डालोगी? भंडारण। खरपतवार भी डाल दोगी? हटाओगी ना? है। यस मैम हटाएंगे। और फिर? कटाई करेंगे और फिर भंडारण। कटाई करेंगे और फिर भंडारण। हाँ ठीक है, थोड़ा सा बेटा ये हो गई थी, कोई बात नहीं, हाँ, एकदम सही सही बताई है। ठीक है, एक इसके बाद एक क्वेश्चन था, खाद या उर्वरक किसे कहते हैं, कोई एनीवन? खाद एक जैविक पदार्थ है और उर्वरक एक कृत्रिम। ये हाँ ठीक है, सही है। अगर डिफिनेशन बोले तो, किसी को बताना हो तो, डिफिनेशन भी कहीं लिखा था। ये पदार्थ जो मिट्टी में करती है उसे खाद या उर्वरक कहते हैं। जो वे पदार्थ जो मिट्टी के पोषक तत्व बढ़ाते हैं, खाद। वाह बेटा, क्या बात है, बहुत अच्छा। हाँ चलो ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। और एक लास्ट क्वेश्चन है आज का, अगर 2 पौधे लगाने हैं और 2 पौधों को कभी भी पास पास क्यों नहीं लगाना चाहिए? मैं पास नहीं लगाना चाहिए। ताकि ये उसका एक विकास मिनट हो एक सके। मिनट एक मिनट मसरूफा, उमा आप है क्या, उमा है, उमा भारती? यस मैम है क्लास में। उमा भारती बेटा, आप बताएंगे 2 पौधों को एक साथ कभी क्यों नहीं लगाना चाहिए?
आपको हम देखे नहीं थे, सॉरी। ठीक है, मसरूफा या कोई और बता दे। मसरूफा आपने बेटा, कोई एनीवन रेज योर हैंड। ठीक है अंशिका, आप बता दीजिए, अंशिका बता दो। ताकि उसका विकास अच्छे से हो सके। एक लाइन में तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा बताया। अब धनेश्वरी से सुन लेते हैं। रेज हैंड क्यों, तो बता दो धनेश्वरी। ठीक है, नहीं बताएंगे, मशरूफा बता दीजिए। मैम उसको सही से धूप मिल सके, मतलब और पानी मिल सके समान मात्रा में, और समान मात्रा में वो जमीन मिट्टी में अच्छे से मिट्टी का पोषक बैठ। तत्व अच्छे से मिल सके। जी हाँ, आज का हम लोग का जो पूरा क्लास है यहीं पे खत्म होता है। फिर आप लोग रिकॉल कर लीजिएगा, एक बार चीज़ों को रिपीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ताकि अगर पूछे, मे भी पूछ सकते हैं और नहीं भी पूछ सकते, कोई डिसाइड नहीं है। और कल क्लास ऑफ नहीं है ना? क्योंकि कल सर क्लास लेंगे, तो हम भी लेंगे क्लास और कोशिश करेंगे ये चैप्टर और साथ-साथ 7 का जो वो चैप्टर था, एक बार मुझे क्योंकि क्या था ना, फिलहाल ये चैप्टर यहीं पे बाइंड अप करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, कहाँ तक मशरूफा आपको पता है? जहाँ तक मुझे पता है हम लोगों ने मिट्टी की तैयारी कर ली थी, कृषि पद्धतियाँ भी अपना ली थी, हल वगैरह भी चला लिया था। जी मैम, और नीचे हल शिफ्ट ये सब देख चुके थे हम लोग। आई थिंक ये आज मैम का वहाँ जाएगा। खाद डालना एक फॉर्मूला था मैम। एक फॉर्मूला जी देखती हाँ, हूँ। बस एनपीके, ये नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, इसके हाँ, आगे नहीं करें। एनपीके का फुल फॉर्म क्या होता है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन, पोटेशियम पोटेशियम, फास्फोरस। नहीं, पोटास होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। पोटास नहीं होता है बेटा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। मैम वही बोले थे। समवन इज टेलिंग पोटास, तभी वो सर भी थोड़ा इधर आ गया और मेरे को बोला पोटास नहीं होता है, पोटेशियम, इट इज पोटेशियम। ठीक है, इतना इसमें जो चीज़ है ये मेन इंपॉर्टेंट था, आप लोगों को पता होना चाहिए। गुड इवनिंग एवरीवन। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है जब ये सब आप डालते हैं तो एनपीके। परंतु उर्वरकों के अधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है। हम लोगों ने पढ़ा था कि मिट्टी का जो फर्टिलिटी है, रेट है, उसमें कमी आ जाती है, एक तरह से उत्पादन क्षमता है उसमें कमी आ जाती है। मैंने ऐसे एग्जांपल दिया था, सपोज दैट एक माँ है और एक बार उसको बेबी हुआ, फिर नेक्स्ट ईयर बेबी हो रहा है, फिर नेक्स्ट ईयर बेबी हो रहा है, दैट मीन्स की उसकी बॉडी जो है वो अनहेल्दी हो जाएगी और इस स्थिति में वैसी जो विमेन है, महिलाएं हैं, वो डेथ हो सकती है उनकी, क्योंकि लगातार इस तरह से बच्चे पैदा करने से भी हेल्थ को नुकसान होता है। ठीक उसी तरह से हमारी अगर मदरलैंड है और उस पे ज़्यादा आप उर्वरक मिला रहे हैं, उससे भी हमारी मदरलैंड का जो सॉइल है उसमें उसके जो उर्वरकता यानी कि फर्टिलिटी, उपजाऊ शक्ति है, उसमें कमी आ जाती है। ठीक है, यह जल प्रदूषण का भी सोर्स बन जाता है। कैसे जल प्रदूषण का सोर्स बनता है? क्योंकि उर्वरता जो है एक तरह से पूरी तरीके से हमारी फसल में एब्जॉर्ब नहीं होती है, पूरा फसल जो है उसको यूज नहीं कर पाता और जब आप पानी वगैरह डालते हैं या बरसात आती है तो बह करके नालों में चला जाता है, नालों से नदियों में, नदियों से फिर हमारे वाटर साइकिल का, जल चक्र का हिस्सा बन जाता है और एसिड रेन के रूप में आपके ऐतिहासिक इमारतों के साथ साथ हम सभी को नुकसान पहुंचाता है। और अगर वो आपको भूजल के रूप में प्राप्त हो रहा है तो वैसे भी आपका जल जो है वो भी खराब हो जाएगा। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पे जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए अथवा 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए उसे खाली या पड़ती छोड़ देना चाहिए। खाली छोड़ना को पड़ती छोड़ना बोलते हैं। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन यानी मिट्टी का जो फॉर्मेशन है, खाद का उपयोग करते हैं यानी बायोलॉजिकल खाद, कंपोस्ट खाद, तो मिट्टी का निर्माण होता है और उसको जल एब्जॉर्ब करने का जो कैपेसिटी है वो भी बूस्ट अप होता है, यानी वो ज़्यादा अपने अंदर वाटर को होल्ड करके रख सकती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की पुनः पूर्ति हो जाती है या प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का एक अन्य तरीका है फसल चक्रण। ऐसा क्या करना है हमें कि जो हमारी फसल है, जो हमारा मिट्टी है, वो भी फसल उत्पादन भी हो और मिट्टी में पोषक तत्व की पुनः पूर्ति हो। तो एक टर्म आता है फसल चक्र। फसल चक्र में होता क्या है कि पहले आप एक फसल लगाते हैं, एक फसल के बाद आप दूसरी फसल लगाते हैं, जैसे अनाज उपजा लिया तो कुछ फल या सब्जियां लगा लिया, फिर कुछ दाल लगा लिया, फिर अनाज आ गया, कुछ सब्जियां आ गई, फिर दाल आ गया, यानी एक फसल के बाद कुछ दूसरी फसल, अन्य दूसरी फसल आप लगाते हो, इसको आप फसल चक्र बोलते हैं।
या फसल चक्रण कहलाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा भी मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी कमी की पूर्ति हो जाती है। यह फसल चक्रण इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में यानी एक के बाद एक उगाकर किया जा सकता है। ये फसल चक्र ऐसे होता है कि एक के बाद आपने दूसरी फसल लगाई, जैसे ए फसल है, फिर बी फसल, फिर सी फसल, ऐसे आप लगा सकते हो। पहले उत्तर भारत में याद करो जो जम्मू कश्मीर और बिहार और यूपी का जो थोड़ा सा पार्ट आता है, अगर हमारे मैप में 4 टुकड़े बना दिए जाएं और एक नॉर्थ, एक साउथ और ईस्ट और वेस्ट बना दिया जाए, तो उत्तर भारत का जो पार्ट आएगा, किसान उत्तर भारत में क्या करते हैं, किसान फलीदार चारा यानी चारा उगाते हैं। किसके लिए? पशुओं के लिए फली वाला चारा उगाते हैं, और चारा एक ऋतु में उगाते थे। वो फली वाला चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में उगाते थे। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पूरन जो है प्रतिपूर्ति, एक तरह से उसकी क्षतिपूर्ति हो जाती थी। क्योंकि फलीदार पौधा उगाने से क्या होता है, उसमें उसकी जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है, फलीदार पौधों के जड़ों में, और वो जो राइजोबियम है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है और एक तरीके से आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूर्ति कर देता है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है ताकि वो एक मौसम में कोई भी फलीदार पौधे लगा लें और उसके बाद दूसरे ऋतु में वो गेहूं या ऐसा कुछ धान वगैरह लगा लें। पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। जैसे कि मटर हो गया, चना हो गया और कुछ दालें हो गई, उनकी जड़ों में ये पाया जाता है। कौन? ये राइजोबियम बैक्टीरिया, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। यहाँ पे है उर्वरक और खाद में अंतर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। आप नेचुरल पदार्थ वो होता है जो हमें नेचर से जो पदार्थ मिला है, जैसे कि गोबर, पौधे के अवशेष, जंतुओं के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है, जबकि खाद का निर्माण खेतों में भी ये बनाई जा सकती है और आपके घर के आसपास गड्ढों को खोद के भी आप बना सकते हैं। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूम्यूस प्राप्त नहीं होता। ह्यूम्यूस मतलब एक तरह से उपजाऊ चीज होता है जो आपके खाद में पाया जाता है, जबकि उर्वरक में नहीं, वो प्राप्त नहीं होता। खाद से मिट्टी को ह्यूम्यूस मिलता है और प्रचुर मात्रा में ह्यूम्यूस प्राप्त होता है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इसलिए इसको ये जो 3 सब्सटेंस से प्राप्त होते हैं। एक तरह से एनपीके का यूज हो जाता है और ये पुनः प्राप्त हो जाता है इनको। परंतु खाद में क्या होता है, पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। यहाँ पे जो एनपीके आया बेटा, वो खाद से अपेक्षाकृत, इसकी अपेक्षा यहाँ पे एनपीके कम होगा, इसको ये कम प्राप्त होगा। बट आपको अगर आपको बोले कि दोनों में से कौन अच्छा है हमें यूज करने में, तो दोनों की अपनी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस है। बट अगर आप ये खाद यूज कर रहे हैं और थोड़ी बहुत मात्रा में उर्वरक, तो ये अच्छा रहेगा। बट पूरे तरीके से आपको उर्वरक पे डिपेंड नहीं होना है। जो किसान है उनकी बात हो रही है। अगर वो पूरी तरीके से सिर्फ उर्वरक को डाल करके खेतों की फसल उगा रहे हैं तो वो गलत है। वहां पे उनको खाद का भी प्रयोग करना चाहिए। उर्वरक और खाद के बीच में अंतर बताए गए हैं। खाद का क्या लाभ होता है कि खाद जो होता है बायोलॉजिकल खाद, उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है कि इसमें जो है ना मिट्टी को सोखने का, इसकी जो खाद होती है, खाद के अंदर पानी को एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी ज़्यादा होता है। ये जो खाद होती है, खाद को अगर आप मिट्टी में मिला दोगे तो मिट्टी का जो ना जल धारण कैपेसिटी यानी वाटर को एक तरह से एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है तथा सरंध हो जाती है, यानी उसके रोए रोए अच्छे हो जाते हैं, खुल जाते हैं, जिसके कारण गैस जो होता है विनिमय सरलता से होता है। गैसेस का एक्सचेंज यानी गैस एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आ जा सकती है। कोई भी गैस हो गया, जैसे नाइट्रोजन हो गया, कुछ भी हो गया, वो आसानी से पास करेगी। तब ना पास करेगी जब आपकी मिट्टी भुरभुरी रहेगी, उसके टुकड़े टुकड़े अलग रहेंगे। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो सकती है। इससे जब आप खाद डालते हो तो कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े पेड़ आपको मिट्टी में मिलेंगे जो कि पेड़ों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, फसल के लिए बहुत उपजाऊ होते हैं, बहुत एक तरह से लाभकारी होते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया, उनकी संख्या में वृद्धि किससे होती है? खाद को डालने से, जैसे केचुआ वगैरह हो गया, छोटे छोटे कीड़े हो गए। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है, मिट्टी का जो निर्माण है वो सुधर जाता है खाद के प्रयोग से।
इसके बाद नीचे आते हैं सिंचाई। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। हम सब एनिमल्स को, हम सारे लोग एनिमल्स ही हैं, प्लांट, आइदर प्लांट और एनिमल्स जो भी हैं वो सब जीव ही हैं, और बायो के अंतर्गत इन सबको जीव बोला गया है। इसलिए सभी जीवों को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता है। पौधे के वृद्धि और विकास के लिए यानी डेवलपमेंट के लिए जल बहुत ही महत्वपूर्ण है। पौधे की जड़ें हमारे मिट्टी से जल का एब्जॉर्प्शन करती हैं, और जड़ों के द्वारा ही ये एब्जॉर्प्शन होता है, किसका, जल का अवशोषण होता है। जिसके साथ साथ पौधे जो है नीचे सॉइल से जल के साथ साथ खनिज और उर्वरकों का भी अवशोषण करते हैं। पौधों में लगभग 90% जल होता है। किसी भी पौधे में लगभग 90% जल होता है। कोई भी सब्जी लेके आएंगे आप, उसमें पानी की मात्रा मौजूद होती है, चाहे पत्ता गोभी हो, कॉलीफ्लावर हो, आपको प्याज हो, टमाटर हो, जब आप काटेंगे तो आपका हाथ गीला हो जाएगा। ये शो करता है कि उन सब में पानी मौजूद है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरन शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। जल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कोई भी बीज अगर आप सॉइल में डालते हैं तो वो कब अंकुरित होगा, जब उसको पानी मिलेगा तब वो अंकुरित होगा। और ड्राई वेदर, एक तरह से पूरा सूखा हुआ सारा इन्वायरमेंट रहेगा तो आपका बीज अंकुरित नहीं हो पाएगा। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। जैसे कि हमारी जो सॉइल की जो जड़ होती है और सॉइल के अंदर जो जड़ रहता है वो क्या करता है, जमीन के नीचे से वाटर भी लेता है, पोषक तत्व भी लेता है, और उसको खींच करके ऊपर ऊपर ले जाता है, किधर, पौधे के विभिन्न भागों में, चाहे वो पौधे का तना हो, पौधे की पत्तियां हो, पौधे का फूल हो, फ्लावर हो, वहां हर जगह ले जाता है। इसलिए लिखा है प्रत्येक भाग में स्थानांतरित करता है उसको, किसको, जल को, खनिज लवण को, और जो भी आवश्यक चीजें उसको मिट्टी से मिलती हैं। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। कौन रक्षा करता है? कौन रक्षा करता है? ये पौधा जो है, पौधे के प्रत्येक भाग में पहुंचाता है। और पोषक तत्व क्योंकि प्रत्येक भाग में पहुंच गया, आप जब पोषक तत्व अच्छे से खाए रहोगे तो आपको किसी भी तरीके का बीमारी नहीं होगा। जैसे किसी भी विटामिन की कमी कब होगी, जब वो विटामिन आपके शरीर में नहीं होगा। तो उसी तरीके से पोषक तत्व अगर सारे पार्ट को मिल जाएंगे तो पौधा स्ट्रांग रहेगा, और वो जो ज्यादा ठंडी है और ज्यादा गर्मी है वो पौधा अपने आप को रेसिस्ट कर पाएगा, उस कंडीशन में अपने आप को बचा पाएगा, और हवा से भी रक्षा करता है। इस तरीके से वो सभी विपरीत परिस्थितियों में यानी विपरीत कंडीशन में सरवाइव कर जाता है और जीवित रहता है। कौन? पौधा। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना और जल द्वारा सिंचाई करना आवश्यक है। हमारी फसल की अच्छी वृद्धि हो, ज्यादा मात्रा में उपजाऊ आपकी ग्रोथ हो, या कोई भी फसल है वो ज्यादा मात्रा में मिले आपको, टाइम पे आपकी जो मिट्टी का क्वालिटी है वो सूखे नहीं, उसमें गीलापन मौजूद हो, नमी मौजूद हो, ठीक है, एक तरह से पूरा जो बॉडी से पानी है वो ना निकले, वो बनाए रखने के लिए, नमी की मात्रा बनाए रखने के लिए आपको ये जरूरी है कि टाइम टू टाइम अपने फसलों की सिंचाई कीजिए। नियमित अंतराल पे खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। जब एक पार्टिकुलर टाइम के बाद आप पानी देते हो पौधों को तो वो सिंचाई करना कहलाता है। एक तरीके से पानी का देना ही हम बोल सकते हैं कि सिंचाई करना कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। यहाँ पे बोला जा रहा है सिंचाई का जो टाइम है यानी पानी देने का जो फसल को टाइम होता है वो हर एक फसल में अलग अलग होता है। किसी भी फसल को पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है तो किसी को कम होती है। जैसे कि धान की फसल को ज़्यादा ज़रूरत होगी बार बार पानी देने की, बारंबारता मतलब कितनी बार उसे पानी की आवश्यकता है, और किसी किसी फसल को कम होती है। जैसे धान की फसल को पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है और गेहूं की फसल को कम पानी की आवश्यकता होती है। तो यानी कि सिंचाई का समय यानी कितनी बार सिंचाई करना है, किस टाइम सिंचाई करना है, और बारंबारता मतलब कितने बार करना है। फसलों ये फसलों पे डिपेंड करता है कि कौन सी फसल लगाई है, और साथ साथ मिट्टी पे डिपेंड करता है कि कौन सी मिट्टी है, क्या उसके अंदर नमी को ज्यादा एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है। अगर ड्राई मिट्टी है तो उसको बार बार पानी से गीला करना पड़ेगा। और साथ साथ ऋतु में भी भिन्न होती है। अगर बरसात का सीजन है तो ऑलरेडी बरसात आपको मिल जाएगी तो कम सिंचाई करने की आवश्यकता है, लेकिन गर्मी का सीजन अगर है तो आपको सिंचाई करने की आवश्यकता है। एक तरह से ठंडी का वेदर है तो कम पानी की आवश्यकता होगी, लेकिन अगर बरसात का ऋतु है तो इसमें अपेक्षाकृत सभी मौसम से कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है, ऐसा हम सब जानते हैं। गर्मी में क्योंकि हम भी पानी ज्यादा पीते हैं, हम सब पानी ज्यादा पीते हैं। ऐसा क्यों है? क्या
क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? पहला कंडीशन तो ये है कि हमारी जो पेड़ और पत्तियां हैं उनसे जल का वाष्पन जल्दी होता है, ये यानी ट्रांसपीरेशन रेट। साथ साथ वायुमंडल से जो वेपोरेशन है, हमारी मिट्टी से जो पानी है वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट में एब्जॉर्ब हो जाता है। दूसरा वजह ये है, तो इसी वजह से आपको बार बार वैसी मिट्टी को खास की गर्मी के सीजन में सिंचाई करने की ज्यादा आवश्यकता होती है। पेड़ों को बार बार सिंचित करना पड़ता है गर्मी में। इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख गए और मर गए थे। पिछली गर्मी में इन्होंने अपने पौधों को अच्छे से सिंचित नहीं किया था, ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए थे कि कितनी बार मेरे को पानी देना है। इस वजह से बूझों का जो पेड़ है वो सूख गया। बट ये इस बार ज़्यादा एकदम अलर्ट मोड में है कि इस बार मैं अच्छे से पानी दूंगा। सिंचाई का सोर्स क्या हो सकता है, सिंचाई का साधन क्या क्या है? या तो आपके पास नल होगा, कुआं होगा, नलकूप होगा, तालाब, झील, नदियां, नहर, बांध, ये सभी सिंचाई के साधन है। सिंचाई का साधन मतलब कहीं ना कहीं ये अपने अंदर जल को धारण करते हैं, इनके अंदर जल मौजूद होता है। ये सभी जल के सोर्स हैं, इन्हीं वजह से ये आपको सिंचाई के भी साधन है। जलकूप क्या होता है, मतलब कैसा होता है दिखने में? क्या बोल रहे हो आप, फिर से बोलो। जलकूप कैसा होता है दिखने में? नलकूप, नलकूप का नहीं, वो जलकूप का मतलब हो गया एक तरह से पानी पीने वाला कुआं, कुआं हो गया। और नलकूप का मतलब होगा छोटा छोटा जो टोटी वगैरह आप लोग देखे हो ना, नलकूप जी। वो हो गया। हाँ, कुआं वगैरह हो गया, विनीत सही बोल रहे थे। ये आपको देखो मोट है, मोट, आई डोंट नो व्हाट इज मोट एक्चुअली, ये टर्म अगर इंग्लिश में होता तो मुझे भी समझ में आता। मोट आई थिंक ये घिरनी को बोल रहे हैं, इसके हेल्प से आप पानी को निकाल ले रहे हो। एक मिनट आगे देखते हैं, 2 इमेज दे रखे हैं इन्होंने। इस तरीके की मशीन मैंने भी देखी है, चलाई जाती है। चेन पंप है, ये चेन पंप इन्होंने लिखा है, चेन पंप है। इसके थ्रू पानी यहाँ से आता है और फसलों में बहाई जाती है। इस तरीके से भी सिंचाई बहुत लोग करते हैं। एक मिनट, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आओ। यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये, इसको चारों ओर, जी, इसको चारों ओर घुमा रहे हैं। इसके रहट है, इसके सहायता से भी सिंचाई होती है। जब देखते हैं हम कोई चीज तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। सिंचाई के पारंपरिक तरीके यानी परंपरागत तौर से पुराने तरीके भी बोल सकते हो। कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकाल करके खेतों तक पहुंचाने के विभिन्न तरीके हैं। विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न तरीके मौजूद हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से सिंचाई किया जाता है। अगर नल है, जल है, और नल का जल है या कुएं का जल है या नहर का जल है, तो अलग अलग तरीके से लोग पानी निकाल के पहुंचाते हैं। कहीं पे लोग इस तरह से पहुंचाना पसंद करते हैं, कहीं रहट लगा लेते हैं। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। मवेशी का यूज हो जाता है और मजदूरों का। अतः यह सस्ते हैं, परंतु ये कम दक्ष हैं। ये तो सस्ता है, कोई आदमी काम करेगा तो थोड़े कम पैसे में कर देगा, परंतु ये कम दक्ष है। दक्ष का मतलब एक तरीके से निपुण होना, सही तरीके से काम इससे नहीं हो पाता। इस तरीके में पानी का ज्यादा बर्बादी होता है। वही अगर आप ड्रिप इरिगेशन ले लो, अपने पेड़ों की क्यारियों में छोटे छोटे ड्रिप मशीन लगा दो, जिससे बूंद बूंद से पानी आता है और वो आपके पेड़ों को अच्छे से सिंचित भी रखता है, अच्छे से सिंचाई भी करता है टाइम टू टाइम, जितना पानी जरूरी है। पानी वेस्ट भी नहीं होता, बट इन तकनीकों से पानी बहुत वेस्ट होता है। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न है। कुछ विभिन्न पारंपरिक तरीके हैं, जैसे मोट, एक्चुअली घिरनी को इन्होंने बोला, घिरनी के थ्रू पानी का सिंचाई। चेन पंप के थ्रू हम लोगों ने देखा यहाँ पे। ढेकली, व्हाट इज ढेकली? ढेकली देखते हैं, एक मिनट। ढेकली क्या है? इसकी सहायता से, ये जो डंटा लगा रखा है इन्होंने, इसकी सहायता से पानी निकालना और फिर सिंचाई करना। इस तरीके से सोचो पानी की बर्बादी कितनी होती है। रहट एक मैम, ऐसा तो वो रेलवे क्रॉस वहां पे, हाँ, रेलवे का जो वहां पे क्रॉसिंग होता है। लगा रहता है वहां पे देखोगे इस तरह का जी। बैरिकेड लगा होता है। जब हाँ गाड़ी हाँ आने वाली रहती है, रेलगाड़ी, तो हम गिरा देते हैं बैरिकेड को, और जब चली जाती है तो उठा देते हैं। एज लाइक को वही है मशरूफा एकदम से, ठीक है। और ये जो रहट है, इसमें उत्तोलक तंत्र का यूज करके इस तरीके से बढ़ाया जाता है। ये उत्तोलक का काम करता है और इसके चारों ओर घुमा घुमा के ये पूरे पानी की सिंचाई करते हैं। इसका 1-2 एग्जाम्पल आप लोग खुद से भी सर्च करने की कोशिश कीजिएगा, आगे थोड़ा देखते हैं। क्योंकि जब आप ये तो इमेज देख रहे हो, 1-2 आप देखोगे एग्जाम्पल, खुद से भी खोजोगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। जैसे कि घरों में आजकल एक टेक्निक आया ना, वाटर क्या पंपिंग करवाते हैं हर लोग, मोटर बैठवाते हैं, सुने होंगे। तो जमीन के नीचे से पंप का यूज करके पानी निकाला जाता है या खींचा जाता है।
पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत गैस या सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, तभी तो पानी ऊपर चढ़ता है ना। घर में जो जिनके घर में मोटर लगा है, थोड़ा सोचना क्यों मोटर ऑन करते हो और आपकी टंकी भर जाती है, क्योंकि वो जो मोटर लगा रखा है वो चलने लगता है, नीचे से पानी को खींचता है और डिफरेंट पाइप, जो कि आपके घर में पाइप का एक नेटवर्क लगा दिए हो, किचन में, बाथरूम में, सॉरी बाथरूम में, किचन में, साथ साथ वॉशरूम में भी, शौचालय में भी, हर जगह आपने पाइप का नेटवर्क लगा दिया है और वो पानी डिफरेंट पाइप में सप्लाई होने लगता है और जो मेन टंकी होती है ऊपर, वहां पे जमा हो जाता है। उसके बाद से घर के हर हर कॉर्नर पे आप पाइप के थ्रू उस पानी को पहुंचा देते हैं। इस तरीके से पानी को खींचने के लिए आपको डीजल जरूरत पड़ेगा, या तो बायोगैस या विद्युत ऊर्जा या सौर ऊर्जा का उपयोग करना ही पड़ेगा, तभी वो पानी खींच पाएगा जमीन के नीचे से। आजकल इसी को ड्रिप मेथड बोलते हैं। ड्रिप मेथड में क्या होता है, ऐसा वेल लगा है और छोटे छोटे पाइप डिफरेंट क्यारियों में गए, बट ये काफी कॉस्टली भी हो जाता है। ये डिफरेंट लाइन के पास ऐसी छोटी छोटी नलियां लगी हुई हैं और ये छिड़काव करते हैं, एक तरह से पानी को छिड़कते हैं। सिंचाई की ये आधुनिक विधियां हैं। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मितव्ययता मतलब सावधानी से, अच्छी तरीके से कर पाते हैं। इसमें वाटर का वेस्ट कम होता है, वाटर बहुत कम बर्बाद होता है। मुख्य विधियां निम्न है। एक है स्प्रिंकल सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम के अंदर पानी, स्प्रिंकल का मतलब होता है पानी को छिड़कना। जैसे आपके ऊपर किसी ने पानी छिड़का, उस तरीके से पेड़ों के ऊपर छिड़काव किया जाता है। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जहां पे भूमि उबड़ खाबड़ है, यानी कि कहीं पे प्लेन नहीं है, कहीं ज्यादा ऊंची है, कहीं ज्यादा नीची है। जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है वहां इन तरीके से किया जाता है काम, क्योंकि ऑलरेडी पानी तो कम है, जितना भी पानी अवेलेबल है उसी पानी में आपको पूरा काम निपटाना है। इसीलिए जो एक तरीके से स्प्रिंकल सिस्टम है उसका हम यूज करते हैं, जिसमें पानी सावधानी से यूज होता और पानी भी बर्बाद नहीं होता है। ऊर्ध्व पाइपों, नलियों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे रहते हैं। नलियों के ऊपरी सिरे पर घूमने वाले नोजल लगे रहते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जो मेन पाइप है उससे निश्चित दूरी पर ये जो यहाँ पे तो ये घिरनी जैसा है, नोजल यहाँ पे लगा है, बेटा ध्यान से देखिएगा, इसके मुंह पे लगा है नोजल, जो पानी को नाक जैसा बना होता है, छिड़कता है एक तरह से, वो लगे रहते हैं। और ये मुख्य पाइप से, जो मेन पाइप है, ये जो पानी को सप्लाई कर रहा है मेन पाइप, यहाँ से देखोगे डिफरेंट दूरियों पे इसी को आगे बढ़ा के ये लगाया गया है, फिर इसको आगे बढ़ा के ये, तो एक पाइप स्पेसिफिक दूरी पे ये सभी पाइपें लगाई गई हैं और नोजल जो होता है ये होता है। ऊर्ध्व पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल होते हैं, ठीक है। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप यानी मेन पाइप से ये स्पेसिफिक दूरी पे लगे होते हैं। यह हो गया। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है, जब ये पंप किया जाता है, तो पंप पानी नीचे खींच करके ऊपर जो पानी वो पाइप में जाता है, ये पानी खींचा हुआ पानी पूरा आपके पाइप में बहाया जाता है। अब जब मशीन चला देते हो तो ये पानी का सप्लाई पाइप में होने लगता है। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। नोजल का मतलब इसके नाक से, इसके माउथ से देखो 1 2 बूंद 3 बूंद ऐसे करके पानी फेंक रहा है, तो नोजल से पानी बाहर निकलने लगता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव लॉन कॉफी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। कॉफी के साथ साथ छिड़काव लॉन कॉफी की खेती के साथ साथ अन्य फसलों के लिए। अब देखते हैं किन किन फसलों के बारे में बताते हैं कि नहीं। ड्रिप सिस्टम में भी ऑलमोस्ट सेम ही आता है। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, यानी मेन जो जरूरी है वो जल के पास पानी पहुंचना जरूरी है, और इस सिस्टम के थ्रू मेन जड़ों में पौधों की जड़ों में पानी जाता है और वो बूंद बूंद करके। ड्रिप का मतलब ही होता है बूंद बूंद, ड्रिप का मतलब बूंद होता है, ड्रिप का मतलब बूंद, सिस्टम का मतलब तंत्र। तो ड्रिप सिस्टम के द्वारा इसमें सिंचाई होती है। और यहाँ लिखा था स्प्रिंकल, वाटर स्प्रिंकलिंग का मतलब होता है पानी को छिड़कना, तो ये छिड़कने वाला सिस्टम था और ये ड्रिप सिस्टम है, बूंद बूंद। इसमें क्या होता है, पानी डायरेक्ट जड़ों में गिरता है और बूंद बूंद करके गिरता है, इसे ड्रिप सिस्टम कहते हैं। फलदार पौधों जैसे कि मटर हो गया, चना हो गया, बगीचों में साथ साथ वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है
चित्र 1.5 बी देखते हैं, वेयर कहाँ है, थोड़ा यही है। यहाँ पे ठीक उसी टाइप से सेम जो स्प्रिंकल सिस्टम है, यहाँ पे मशीनरी ठीक बनाई गई है, जो मेन नली है वो पानी को निकालती है और पहुंचाई जाती है। तो यहाँ पे ना पाइप, वहां पे स्प्रिंकल वाले में ऊपर करके पाइप लगाए थे और वो छिड़क रहा था सब पे। यहाँ पे देखो नीचे में ये लगा दिया जाता है जड़ों के पास, और वो जड़ के पास पानी छिड़कता है। एक देखो छोटा छोटा पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, एकदम स्पेसिफिक सब एक कुछ दूरी पे बनाए जाते हैं ये छिड़कने वाले, और वहीं पे पौधे लगे होते हैं। वो डायरेक्ट जड़ों में पानी सप्लाई करता है। जबकि देखो इसमें उठा हुआ माउथ नोजल बनाया गया है जो पानी को छिड़कता है, बट उसमें पानी बूंद बूंद करके वहां पे जड़ों में गिरता है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता। व्यर्थ का मतलब होता है बर्बाद, बर्बाद नहीं होता है। अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। इसलिए जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है, क्योंकि वहां पे पानी की ऑलरेडी मौजूदगी कम है, और जो भी पानी है उसमें ही उनको काम को करना है अच्छे तरीके से। इसलिए ये मेथड्स वहां के लिए ज्यादा उपयोगी है। बट एट द सेम टाइम जैसे जैसे वाटर क्राइसिस हो रहा है, गर्मी के दिनों में पानी की ज्यादा किल्लत हो रही है, वैसे कंडीशन में भी हम इन आधुनिक मॉडर्न तरीकों को अपना करके पानी का वेस्ट कम कर सकते हैं और अपने वाटर साइकिल को मैनेज रख सकते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नो मैम। नो मैम। अनन्या, आपको यहाँ तक समझने में कुछ भी दिक्कत हुआ है? नहीं, सब क्लियर है मैम। और मीनू, आपको दिक्कत हुई है बेटा? कुछ भी तो बता दीजिए। नो मैम। विनीत, आपको? नहीं, ठीक है। मैम राइजोबियम के बता दीजिए। हाँ उसके ठीक, बाद फिर बता देते राइजोबियम। विनीत, आपको? नो मैम। मशरूफा? नो मैम। महनाज है? नहीं। अच्छा ठीक है। फलक? नो मैम। फिर ये मत बोला कि मैम पूछ रहे हैं तो कैसे बोले, ऐसा कुछ नहीं। नहीं समझ में आया बोलो आप। ठीक है सपना, बताती हूँ। राइजोबियम जो है बेटा एक बैक्टीरिया है, एक जीवाणु है। देखो आपने कहाँ पढ़ा है, मैं बताती हूँ, ध्यान से सुन लो। राइजोबियम एक जीवाणु है जो आपकी फलीदार पौधे, यानी फली वाला जो पौधा होता है, जैसे जिसमें सीड्स होता है, जैसे कि मटर हो गया, चना हो गया, दालें हो गई, उनके उन पौधों के जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम, बैक्टीरिया का नाम क्या है? राइजोबियम। और सॉरी ऐसा मैंने देखा नहीं आपको, सॉरी। एक्चुअली बेटा यहाँ पे ना पूरा एक बार में सबका नाम प्लेट नहीं दिखाता ना, इसलिए मैं पूछती हूँ, मुझे पूछना पड़ता है। 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में से सॉरी ऐसा आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। आगे आप पहले आप ही बता लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बताइए। बट पूछ नहीं इसलिए बोल दिए। नहीं बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको बोलना चाहिए, आप सबको बोलना चाहिए। किसी को भी कुछ दिक्कत है तो समझोगे नहीं तो फिर क्या ही फायदा पढ़ने का, है ना? तो आपको कोई दिक्कत है ऐसा? नहीं मैम, राइजोबियम के बारे में बस बता दीजिए। ठीक है। राइजोबियम जो है एक फलीदार पौधे होते हैं, जो भी फली वाले पौधे होते हैं, जैसे कि दालें हो गई, चना हो गया, मटर हो गया, उन पौधों के जड़े में पाया जाता है। इन पौधों को एक तरह से नाइट्रोजन की ज्यादा जरूरत होती है, और ये नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। क्योंकि हम पिछले क्लास में भी पढ़ाए थे, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन है 78%, बट ये जो बैक्टीरिया है राइजोबियम, जो फलीदार पौधे की जड़ में पाया जाता है, वो डायरेक्ट नाइट्रोजन का वायुमंडल से लेके यूज नहीं करता। यानी कि वायुमंडल के जो नाइट्रोजन है, वायुमंडल के जो नाइट्रोजन है उनका डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते ये जो बैक्टीरिया है राइजोबियम। तो वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते। कैसे फिक्स करते हैं? वो वायुमंडल से नाइट्रोजन तो लेते हैं, ये राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम क्या करता है, वायुमंडल से डायरेक्ट नाइट्रोजन को ले लेता है, उसको खाता है, पकाता है, मतलब अच्छे से यूज कर लेता है, और फिर उसको नाइट्रेट में बदल देता है। नाइट्रेट में बदलने के बाद ये फलीदार पौधे की जड़ों में नाइट्रेट को दे देता है। तो ये फलीदार पौधे नाइट्रेट का यूज करते हैं, समझ गए? तो राइजोबियम वायुमंडल के नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रेट बनाता है, और नाइट्रेट क्या करता है, फलीदार पौधों की जड़ों में दे देता है। क्योंकि वो जड़ों में ही रहता है तो वहीं पे देगा, वो दे देता है। एक तरीके से ये नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। समझ में आया? जी मैम। और फिर पूछो कि मैम यहाँ राइजोबियम नाइट्रेट क्यों देता है? क्योंकि ऐसे पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, और नाइट्रेट की आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, और इनके पास ये कमी होती है। तो इसलिए भगवान ने इन्हें एक सपोर्ट दिया है कि आपके पास, आपकी जड़ में बैठेगा कौन? राइजोबियम। वो करेगा आपकी मदद। कैसे करेगा? वो वायुमंडल से नाइट्रोजन लेगा, उसको नाइट्रेट में बदल देगा, और फिर उसको जैसे भी दे दे, 40 जो भी समझो आप गंदी चीजों में चेंज करके, और
नाइट्रेट बना करके उसको दे देगा पौधों को वेस्ट के रूप पे। ठीक है, समझ में आया? हाँ, अब कुछ पूछना है? मैम विनीत बोलिए। खेतों को मतलब अगर बंजर करके रख दिया जाए तो मतलब उर्वरक अच्छी होगी मतलब मिट्टी की? आप बंजर करके, बंजर बेचारा वर्ड ही एक अपने आप में निगेटिव वाइब दे रहा है। बंजर का मतलब ही हो गया विनीत कि वो आपकी जो भूमि है, जो आपका लैंड है, वो फर्टाइल नहीं है, उसमें कैपेसिटी ही नहीं है कि वो ग्रो कर पाए। वो बंजर पड़ी हुई है, एक तरीके से वो सूख गई है, बेकार हो गई है। तो बंजर आपने टर्म ही बेटा गलत यूज कर लिया। ये बोलो कि मैम अगर हम किसी भी खेत को कुछ समय के लिए पड़ती छोड़ दें तो क्या उसमें जो पोषक तत्व है उसकी पुनः प्राप्ति हो पाएगी? ये क्वेश्चन था ना आपका। यस मैम। तो यहाँ पे जो हम लोग विनीत पढ़े हैं, यहाँ पे ये पढ़े हैं, बताया ये जा रहा है कि एक फसल आप उगा लिए तो थोड़े दिन के लिए उसको छोड़ दीजिए, थोड़े दिन के लिए उसको आराम करने दीजिए। अगर थोड़ा फीलिंग के साथ सोचो, हमारी मदरलैंड ने हमें एक फसल दे दिया कि ले जाओ आप बनाओ खाओ इसको, ठीक है, क्या उसको थोड़े दिन तक आराम करने की जरूरत है या नहीं है? सोच लो जरा। जिस तरह हमारी मदर खाना बनाती हैं, खाना बनाने के बाद क्या उन्हें आराम करने का कोई हक नहीं? अगर आप एक के बाद एक अपनी मदर से भी काम कराओगे बेटा, वो बीमार पड़ जाएंगी। या आप खुद भी एक के बाद एक काम करते जाओ, आप खुद भी बीमार पड़ जाओगे। तो आप सोचो कि एक के बाद एक फसल लगाओगे तो जो आपका खेत है उसमें फर्टिलिटी कम हो जाएगा, उसका उर्वरता कम हो जाएगा, उपजाऊ शक्ति कम हो जाएगा, पोषक तत्वों की कमी होने लगेगी। इसलिए बोला गया है कि थोड़े दिन के लिए छोड़ के फिर दूसरी फसल लगाना चाहिए। समझ गए? तो मैम कितने दिन तक छोड़ना चाहिए? बेटा यहाँ पे स्पेसिफिक टर्म दिया नहीं है, इसलिए मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता पाऊंगी। ठीक है, बट कम से कम एक सीजन के लिए छोड़ देना चाहिए। एक सीजन नहीं तो 1 मंथ और 1.5 मंथ छोड़ देना चाहिए, ताकि वो थोड़ा सा अपने जो पोषक तत्व है उसकी पुनः प्राप्ति कर ले, है ना? मैम जैसे कि हमने धान की खेती की तो अब रबी गेहूं की खेती करेंगे तो मैम वो अगर जैसे आप कह रहे एक सीजन के लिए छोड़ दे तो मैम रबी नहीं उगाएंगे क्या फिर उसमें? हाँ, तो इसीलिए तो मैंने, आप लोग भी देखे होंगे बहुत सारे जो खेत हैं किसान छोड़ देते हैं पड़ती, एक सीजन तक वो जरूर छोड़ देते हैं। कहीं कहीं ऐसा पूरा लिखा हुआ है कि एक सीजन के लिए छोड़ दे, इसका मतलब तो स्पेसिफिक टर्म के लिए तो छोड़ना ही पड़ेगा। यानी आपने खरीफ उगाई तो रबी के लिए छोड़ दोगे, फिर दूसरी बार दूसरी फसल उगाओगे। मैम हमारे यहाँ ये गन्ने को काट कर तुरंत गेहूं बो देते हैं, तो अच्छी है कि? देखो, अगर थोड़े दिन छोड़ देते तो पुनः पोषक तत्व की वापसी हो जाती। बट एक और भी टर्म यहाँ पे यूज किया गया था, ये जो यहाँ पे ही अभी आप देख रहे हो, या अगर आप नहीं छोड़ पाते हो तो फसल चक्र का यूज कर सकते हो। मिट्टी में पोषकों की पुनः प्राप्ति का एक और तरीका होता है फसल चक्र, कि जैसे अगर आपने गन्ना उगाया तो गन्ने के बाद आपके यहाँ क्या उगाते हैं, धान को बो देते हैं या गेहूं को बो देते हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर छोड़ देंगे तो थोड़ा सा वो उनको पुनः पोषक तत्व का जो फॉर्मेशन है एक तरीके से अच्छा हो जाएगा, कैपेसिटी, वाटर कैपेसिटी जो होल्ड करने की है वो बढ़ जाएगी। तो ठीक है, बहुत लोग एक तरीका ये भी अपनाते हैं कि फसल चक्र भी यूज कर लेते हैं, यानी उनको खेत अगर पड़ती नहीं छोड़ना है तो एक के बाद आप दूसरी टाइप की फसल लगा लो। अगर आपने खरीफ लगाई तो रबी लगा लो, रबी के बाद कुछ नकदी लगा लो, दूसरी फसल बोलो, है ना? ऐसा भी कर सकते हैं, तो पुनः प्राप्ति हो सकती है। कुछ लोग जो छोड़ना उचित समझते हैं छोड़ भी सकते हैं। और कुछ पूछना है? नो मैम। ठीक है, और कुछ डाउट है तो पूछ लो, एनीवन, कोई भी किसी को प्रॉब्लम है तो? किसी को दिक्कत नहीं है? मैं पूछना शुरू करूं? जी मैम। ठीक है, विनीत। यस मैम। खरपतवार के बारे में बताइए, खरपतवार किसे कहते हैं? मैम अवांछित पौधों का निकलना खरपतवार हुआ। ठीक है, बहुत अच्छा। धान की बुआई होती है तो धान की बुआई के साथ साथ उसमें खरपतवार कुछ अन्य पौधे भी मतलब उगते हैं, उसी को खरपतवार कहते हैं। बहुत अच्छा। क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं? आपने तो स्पेसिफिक पर्पस से नहीं उगाया, खुद ही उगाए हैं बेचारे। खेत में कई अन्य अवांछित यानी बेकार पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उगाते हैं, खुद नेचुरली उगाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। सपना, आपको यहां तक दिक्कत है क्या बेटा? खरपतवार किसे कहते हैं?
सपना? जी मैम, पढ़ेंगे उसके बाद मैम क्लियर होगा। नहीं, देखो ध्यान से बताओ। जैसे ये मान लो खेत है, खेत में मान लो अगर आपने धान की फसल लगा रखी है और धान की फसल के साथ यहाँ पे देखोगे साथ में 1-2 पौधे खुद ही उगाएंगे, जैसे घास हो गया, कुछ दूसरे टाइप का पौधा, उसी को खरपतवार बोलेंगे। उसको तो आपने सीड नहीं दिया था जी ना, उसकी तो बीज आपने नहीं नहीं। डाली थी। तो आपके फसल के साथ अगर दूसरा कोई भी पौधा दिख रहा है जो खेत में अनचाहा है, बिना जैसे प्लानिंग मैम दूब हुआ, जी, दूब हुआ, मोथा, पता नहीं क्या क्या। हाँ, हाँ, सही बोल रहे, दूब वगैरह हो गया, घासें हो गई। जी। तो खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। निराई एक प्रोसेस है जिसमें मैंने देखा है कि बहुत लोग हाथ से भी खेतों के बीच-बीच में जाकर के क्यारियों के बीच से इस खरपतवार को यानी अनचाहे पौधों को हटा देते हैं। इसको हम निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार क्या करता है, आपका जो फसल था उसके लिए जो आपने पानी दिया, उसके लिए पोषक तत्व जो दिए, जैसे खाद हो गया, उर्वरक हो गया, और उसका जो स्पेस था, उसका जो हिस्से का प्रकाश था, वो कैप्चर करके अपने लिए ले लेता है। क्योंकि इसके साथ अगर उग के मान लो यहाँ पे मान लो धान लगा के रखे हो, यहाँ उग आया है अनचाहा पौधा खरपतवार, तो इसको पानी दे रहे हो तो ये भी यूज करेगा, ये भी बड़ा होगा, इसको खाना दे रहे हो ये भी खाएगा, बड़ा होगा। तो उसके हिस्से का सारा चीज ये भी यूज करने लगता है और आपके मेन पौधे से धान के फसल के साथ एक तरीके से कंपटीशन स्पर्धा करके फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालता है। जो आपकी मेन फसल है उसके ग्रोथ को अफेक्ट करता है, क्योंकि उसके हिस्से का सब चीज तो ये खाएगा, ये भी खाएगा, ऐसा नहीं है पूरा खाएगा बट थोड़ा तो खाएगा ही। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं। कुछ खरपतवार ऐसे हो जाते हैं जिनको आप कटाई में एक तरीके से प्रॉब्लम आने लगती है। मान लो कि अगर थोड़े कटीले हो गए तो आपको दिक्कत देंगे, हाथों में चुभेगा, या बहुत स्ट्रांग हो गए तो जल्दी कटेंगे नहीं। तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले भी हो सकते हैं। अगर किसी तरीके से गलती से कट गया साथ साथ आपके मेन फसल के साथ, जैसे धान है उसके साथ कटाई हो गई और उसकी भी जो मेन चीजें हैं, मान लो कुछ उसकी जो दाने हैं वो भी गलती से चावल के साथ आ गए और वो आपके जो खाने का सामान है उसके साथ साथ मार्केट में आया, मार्केट से फिर आपके पास पहुंच गया, आपके पेट में जाएगा तो आपके लिए भी विषैला होगा, और कोई पशु अगर खा लिया उसको तो उसके लिए भी विषैला हो जाएगा। खरपतवार को हटाने एवं उसकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है, बहुत तरीकों का यूज करता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार एक तरीके से उखड़ जाते हैं और उसे खेत जोतकर उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इसलिए कभी भी खेतों में बुआई करने से पहले जुताई का काम किया जाता है। इससे खरपतवार पौधे मिट्टी में सूखकर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उसमें पुष्पन एवं बीज बनने से पहले ही होता है। अगर मान लो कि आपकी खरपतवार में कोई भी फ्लावर आ गया या बीज बन गया तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, उससे पहले ही इसको हटा देना ज्यादा अच्छा है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़ कर अथवा भूमि के निकट से काट कर समय समय पर हटा दिया जाता है। अगर आपको जड़ से काट सकते हैं, जड़ के ऊपर से, या हाथ से उसको जड़ सहित उखाड़ के हटा सकते हो। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। ये दोनों यंत्र हैं। रसायनों के उपयोग से भी आप खरपतवार नियंत्रण किया जाता है और ये रसायन आपको खरपतवार नाशी कहलाते हैं। नाशी का मतलब नाश करने वाला। इस टर्म को समझ जाओ, खरपतवार नाशी यानी कि वैसा नाशक जो खरपतवार को नाश करता है। फसलों में खरपतवार को नाश करने के लिए जो रसायन मिलाया जाता है उसी को खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D ये एक मेन खरपतवार नाशी है। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। मेनली इन खरपतवारों के लिए ही ये रसायन का यूज किया जाता है, जिससे ये मरते हैं, लेकिन हमारी जो मेन फसल है जैसे धान अगर लगी है उसको कोई नुकसान नहीं होगा। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिला करके स्पेयर यानी फुहारा किया जाता है। फुहारा देखिए वो जो एक तरीके से पार्क वगैरह में फुहारा लगा रहता है, पानी गिरता रहता है, उसी तरीके से स्पेयर किया जाता है। स्प्रिंकल भी यूज कर सकते हैं लेकिन ऊंचाई से किया जाता है इसलिए फुहारे जैसा दिखता है। उसकी सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। क्या खरपतवार का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ सकता है? यहाँ पे ये बेचारे हैं खरपतवार नाशी का यूज कर रहे हैं। यूज करने के समय इन्होंने कुछ सावधानियां बरती हैं। यहाँ पे देखो अपने मुंह पे मास्क इन्होंने लगा रखा है और एट द सेम टाइम हाथ पे देखो किसी इंस्ट्रूमेंट से ये छिड़काव कर रहे हैं, डायरेक्ट हाथ से नहीं कर रहे हैं। तो यस, किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर ये खरपतवार नाशी का यूज किया जा रहा है, छिड़का जा रहा है, तो उसको भी ये नुकसान करता है। सांस के द्वारा अंदर जाता है तो सर दर्द भी हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और ना जाने बहुत सारी प्रॉब्लम। जैसे पहले बताया गया है, खरपतवार की वृद्धि के समय
तथा पुष्पन एवं बीज बनने के पहले ही खरपतवार नाशी का यूज करना चाहिए, छिड़काव कर दें। कब? जब खरपतवार की वृद्धि का समय आ जाता है उस समय ही आप यूज कर लो, ताकि वो उसमें फ्लावर ही ना लगे, उसका बीज ही ना बने, उससे पहले ही आप यूज कर लो ताकि वो नष्ट हो जाए। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग करते समय सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए, या सावधानी पूर्वक छिड़कना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। मैंने देखा है, ये काम अपने आंखों से देखा है, इसलिए मुझे पता है। फसल की कटाई, अब कटाई की बारी आती है। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना फसल कटाई कहलाता है। अगर कोई बोले कि फसल की कटाई क्या है, तो फसल पक जाने के बाद से उसका कटाई शुरू हो जाता है और फसल को काटना ही कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। धान वगैरह को मैंने देखा है कि पास से काट लेते हैं अथवा धरातल से काट लेते हैं या जड़ सहित उखाड़ लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दराती की सहायता से, यानी दराती को हाथ में पकड़ के हाथ द्वारा कटाई की जाती है। लोग इसको इस तरह से होल्ड करते हैं हाथ में, ये दराती है, और इससे ही फसल काटते हैं। एक बार में बहुत सारी फसलों को पकड़ लेते हैं, नीचे में मारते जाते हैं, है ना। वो जो लोगों ने देखा है उनको पता होगा। अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से, जो आपने फसल काट ली है, उस फसल से बीजों, दानों को भूसों से अलग करना, इसे थ्रेशिंग कहलाता है। जब फसल कट जाती है तो कटी हुई फसल से दानों को निकालना, उसके बीजों को अलग करना और उसके जो भूसे होते हैं उनसे अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। और यह काम थ्रेशिंग मशीन या कंबाइन मशीन के द्वारा किया जाता है। यहां तक किसी को डाउट है? नो मैम। जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। थ्रेशर और हार्वेस्टर का संयुक्त रूप क्या है? यहाँ पे दे रखा है कंबाइन मशीन। कंबाइन मशीन में 2 चीजें मिली हुई हैं, हार्वेस्टर और थ्रेशर, ध्यान रखिएगा। छोटे खेत वाले किसान इन अनाज के दानों को फटक कर जिसको विनोइंग कहते हैं, उसके द्वारा अलग करते हैं। आप इसके विषय में 6 में पढ़ चुके हैं। फटकना क्या होता है? जैसे मान लो ये मशीन है, इसमें आपने वो आपकी जो पौधा था जो आप काट के लाए थे खेत से, वो सूख गया था, उसको आप इस मशीन में डाले और ये मशीन से गिरना ऐसे कट के शुरू हो गया, ये गिरा हुआ है। अब इसको क्या करोगे? आप फटकोगे। बहुत की मम्मी खाना बनाने से पहले चावल को फटकती हैं या किसी भी चीज को चुनती हैं, तो वो फटकना कहलाता है। ये क्या है? विनोइंग मशीन है जो फटकने का एक तरह से काम करती है। सिंपल वर्ड में कहेंगे विनोइंग किसे कहते हैं, तो फटकना विनोइंग कहलाता है। कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं जिन्हें किसान जला देते हैं। पहली इन टुकड़ों के खेत में जलाने के कारण चिंतित है। वह जानती है कि इनसे प्रदूषण होता है, इससे खेत में पड़ी फसल में भी आग लगने का खतरा होता है। अगर खेत में कोई फसल है ऑलरेडी तो उसमें आग लगने का खतरा होता है जब हम इस तरीके का काम करते हैं, अगर जलाते हैं तो। कोई फसल अगर नहीं है फिर अगर आप जला रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आ जाते हैं, कटाई पर्व क्या होता है। 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खरी फसल किसानों के हृदय में उल्लास यानी खुशी एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है, क्योंकि वो खुश रहते हैं कि इस बार मेरी फसल अब कटेगी। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी का होता है, खुशी मनाने का होता है, क्योंकि वो निश्चिंत हो जाता है कि अब फसल आएगी, बेचेंगे, उससे पैसे कमाएंगे, इस तरीके का भाव भी आता है। और सोचता है कि ज्यादा फसल होगी तो और ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि पिछली पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। पिछली ऋतु में उन्होंने जो काम किया उसका अब इन्हें फल मिलता है कटाई पर्व में। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय बहुत ही हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे कि पोंगल, वैशाखी, होली, दिवाली, नवान्या एवं बिहू जुड़े हुए हैं। बहुत सारा जो फसल का पर्व है ये सभी फसल कटाई के पर्व हैं। पोंगल है, वैशाखी है, होली है, ये सभी कटाई से जुड़ा हुआ ही फेस्टिवल है जिसको कटाई पर्व बोलते हैं। भंडारण का समय आ गया। बहुत ज्यादा बचा हुआ है क्या करूं, छोड़ दूं?
मैम करा दीजिए, थोड़ा सा रह गया भंडारण। ठीक है, आप लोग को समझ में तो आ रहा है ना? यस मैम। जी हाँ। एक काम करना, ये पीडीएफ लेके जाके पहले पढ़ लेना, अगर यहाँ पे कोई दिक्कत लगे ग्रुप में कमेंट करना, फिर से यस मैम, रिवीजन करना है। चैप्टर नंबर कितना है ये? अभी वन। ये 1 है, 8 क्लास का 1 चैप्टर है। तो मेरे में दिया नहीं मैम है। क्वेश्चन दे दीजिए इस पे। हाँ, दे देती हूँ, बस ये खत्म हो रहा है, मैं दे रही हूँ। भंडारण का मतलब होता है जो अनाज आपने उससे दाने जो मिले, आपकी फसल से जो दाने मिले, उसको आप भंडारित कैसे करोगे। फसल का भंडारण एक इम्पॉर्टेंट काम है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। जाहिर सी बात है, ताजा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना अगर आप जमा कर देते हैं तो वो तुरंत खराब हो जाते हैं। अगर जैसे मान लो कोई भी सब्जी है, सब्जी में पानी का मात्रा ज्यादा होता है ना, नमी ज्यादा होती है, अगर उनको स्टोर जी करोगे तो सब्जी क्या ज्यादा दिनों तक स्टोर हो पाएगी? खड़ी सब्जी अगर कोई भी सब्जी ले नहीं, गल जाएगी। गल जाएगी, खराब हो जाएगी, फफूंदे आ जाएंगे, है ना। इवन आलू पे भी देखो, आलू पे भी कुछ दिन के बाद सड़ने लगता है वो नमी की मात्रा से। तो इस तरीके से आपको फसल को बिना सुखाए भंडारित यानी स्टोर नहीं करना है। अगर ऐसा किया गया तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरन के लिए अनुपयोगी हो जाएंगे, क्योंकि वो एक तरीके से जो ये बीज है, अगर आप अच्छे से नहीं रख पाओगे तो नेक्स्ट टाइम जो इन्हीं सीड का यूज करोगे फसल को उगाने के लिए नेक्स्ट सीजन में, तो नेक्स्ट टाइम में ये आपके लिए अनुपयोगी हो जाएंगे। सीड का काम सही ढंग से नहीं हो पाएगा। जैसे आलू है, तो बहुत लोग आलू को वो जो मेन जो बर्ड वाला पार्ट नहीं देखता, आलू पे देखोगे छोटा छोटा आई जैसा दिखेगा, बहुत लोग वो वाला यस पार्ट मैम। काट के लगा देते हैं तो फिर से आलू का पौधा बन जाता है। तो अगर आलू को आप ढंग से नहीं रखोगे बेटा और नमी से वो खराब होने लगेगा, तो फिर नेक्स्ट आलू के सीजन में क्या आप आलू की बुआई कर पाओगे? आलू के सीड को लगा पाओगे? नहीं। तो आपको उसका भंडारण थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा। अतः भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए, ताकि उसमें नमी में आलू को भी मैंने देखा है बहुत लोग सुखा के रखते हैं, सूखने से पानी की मात्रा कम हो जाती है। इनसे उनकी कीट मतलब जो भी जीव है, छोटा छोटा कीड़ा है, पीरक है, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। फफूंदी वगैरह नहीं आते हैं, बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन नहीं लगता है। देखोगे ना बहुत के ऊपर व्हाइट व्हाइट फफूंदी लग जाएगी, वो नहीं लगेगा। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों यानी बोरा देखियो ना, जूट का वाइट ब्राउन ब्राउन होता है वो, धातु के बड़े बर्तन यानी पात्र, बड़ा बड़ा कैन होता है उसमें, बीन्स जिसको बोलते हैं, उसमें करते हैं। परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है। बड़े बड़े जगह पे अगर भंडारण करना है लार्ज नंबर में, बहुत बड़े पैमाने पे अगर भंडारण करना है आपको, तो साइलो गोदाम वगैरह होता है ना विनीत, साइलो गोदाम या भंडार गृह बोलते हैं, वहां पे इनका भंडारण किया जाता है, जिससे उनको पीड़कों जैसे चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। यहाँ पे 10 पॉइंट ए और बी हम लोग देखेंगे। जैसा इन्होंने बोला है, बड़े बड़े क्या है, अनाज भंडारण हेतु साइलो है, साइलो गोदाम होता है। ये एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका एक साइलो भंडारण का गोदाम है, यहीं पे जमा किए जाते हैं। एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन निगम। भंडारण गृहों में बोरों में अनाज का भंडारण किया गया, ये आपका भंडारण घर है, वहां पे भंडारण किया जाता है। यहाँ पे किसी तरीके का चूहा और कीट से दिक्कत नहीं होता हमारे फसलों को। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है। मैंने देखा है अपने घर में कि नीम के पत्तियों को उस बोरे वाले जगह पे या बोरे में रख दिया जाता है, जिससे वो किसी तरीके का कीड़ा वगैरह नहीं लगता। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीरक का मतलब कुछ छोटे छोटे जैसे चूहे हो गए, कीड़ा हो गया, और छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हो गए जैसे फंजाई वगैरह हो गया, से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। केमिकल वगैरह भी रख करके बोरे में रख दिया जाता है। मैंने अपनी माँ को अनाज रखे लोहे के ड्रम में नीम की सूखी पत्तियां रखते देखा है। मुझे आश्चर्य हुआ क्यों, मैंने भी किया है। मेरी एक चीनी की डब्बी थी, उसमें देखती थी मैं हमेशा चींटी लग जाती थी, तो मैंने क्या किया, उसमें लौंग डाल के रखना शुरू कर दिया, तब चींटियां नहीं लगती हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो एक तरीके से पीरकनाशी का काम करता है। जंतुओं से भोजन, ये क्या बोल रहे हैं, एक मिनट देखती हूँ। जंतुओं से भोजन, जैसे दूध आपको कहाँ से मिलेगा? गाय से, बकरी से, भैंस से, उटनी से,
उस तरीके से फिर आपको मान लो कुछ और पनीर वगैरह किससे मिलेगा, घी किससे मिलेगा, दूध से। मांस भी मिलता है, ठीक है। भोजन की बात कर रहे हैं तो मेनली भोजन की ही बात करेंगे। इस सारी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ का मतलब खाने योग्य पदार्थ प्रदान करते हैं। बहुत सारे समुद्री जीव जंतु हैं जिनका हम भक्षण करते हैं, खाते हैं, और चाइना तो विख्यात है, आपको पता है ना, और सब खा जाता है। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मेनली मछली का मुख्य भोजन के रूप में आहार ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो मेनली जो बगल में समुद्र होने की वजह से उनको आहार के रूप में मछली आसानी से उपलब्ध हो पाता है, इसलिए वहां पे मछली ज्यादा खाया जाता है। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं कि पौधे से खाने के लिए क्या क्या मिलता है। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न प्रोसेस है। हमने अभी ये देखा कि फसल उत्पादन का बहुत सारा चरण है, यानी कि स्टेप है। पहले आपको जुताई करना पड़ेगा, बीजों का चयन करना पड़ेगा, फिर उसकी बुआई करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद थोड़े बड़े हो जाएंगे तो सिंचाई के बाद उर्वरक देना पड़ेगा, फिर खरपतवार हटाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर अगर वो पक जाएंगे तो उनको कटाई करनी पड़ेगी, फिर ये सब काम आपको करना पड़ेगा, भंडारण करना पड़ेगा लास्ट में। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर, घरों में भी बहुत लोग मुर्गी पालते हैं, बकरी पालते हैं, गाय पालते हैं, ये सब भैंस वगैरह, ऊँट वगैरह अलग अलग जगह पे पाले जाते हैं, जैसे राजस्थान में ऊँट। अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, उन सबको भी उचित भोजन, उचित देखभाल और उनके लिए भी घर की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, यानी पशुओं का पालन कहते हैं। जब बड़े पैमाने पर किसी भी पशु का पालन किया जाता है, उनसे किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्राप्त करना हो या किसी भी उपयोगी चीज को प्राप्त करना हो उसके लिए, तो उसे पशुपालन कहा जाता है। और बदले में हम उन्हें अच्छा भोजन भी देते हैं, घर भी देते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं ना। मछली अगर तालाब में अगर आपको उगानी है तो मछली के लिए खाना दोगे, उनके लिए मछली के लिए पर्याप्त अच्छा तालाब बनाओगे, पूरा पानी रहेगा, तभी तो वो ग्रो करेंगे ना। यस बताओ करेंगे ना कि नहीं करेंगे? अगर यस मछली की भी खेती आजकल ये शुरू हो गई और बिहार सरकार इसको स्पॉन्सरशिप कर रही है, फाइनेंशियल एक तरह से सपोर्ट कर रही है ना। मधुमक्खी पालन भी होता है, बिहार में फेमस है। तो मधुमक्खी पालन वाला सुनीता का एक स्टोरी है, आप लोग पढ़े होंगे एनसीईआरटी में, वो बिहार से ही रिलेटेड है। तो उन्होंने मधुमक्खी को पाला होगा तो बदले में भोजन भी दी होंगी, आवास भी अच्छा दिया होगा, देखभाल भी की होगी, तभी तो वो उसको बदले में हनी मिला होगा, मार्केट में वो सेल करने लगी, ठीक है। तो हनी बी को पालना तो एपी कल्चर कहलाया। लेकिन अब अगर आप सभी पशुओं को पाल रहे हो अलग अलग जगह पे और बड़े पैमाने पे, ज्यादा बड़े लैंड में, तो वो पशुपालन कहलाता है। मछली स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा आहार माना जाता है। अगर जो खाते हैं नॉन वेजिटेरियन, आइदर इग्नोर करना है, ज्यादा दिल पे नहीं लेना है। हमें मछली से कॉड लिवर मिलता है, और ये लिवर तेल जो होता है, कॉड लिवर ऑयल, जिन लोगों को जोड़ों का दर्द होता है, घुटने का दर्द होता है, उनके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। ये आपके हड्डियों को स्ट्रॉन्ग रखता है और आपके जो दर्द है वो सभी ठीक हो जाते हैं। यहां तक हो गया, आपका क्लास खत्म हो गया बच्चा लोग। आपको क्या करना है, ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना है। कल हम जब तक इसका क्वेश्चन आंसर अच्छे से डील नहीं करोगे तब तक हम नेक्स्ट चैप्टर पे नहीं जाएंगे। ये सारा क्वेश्चन आंसर करना है और कल सबमिट करना है। कल ही हम इसी समय पे आपको मिलेंगे। और ये सारा करना है? जी सारा करना है। Okay, हाँ सारा करना है। और एक मिनट, इवन ये छोटे छोटे पजल भी बनाने हैं। ये आपका ब्रेन गेम है एक तरह से, ठीक है। ये तो प्रोजेक्ट वर्क है, ये आपको नहीं करना है। इसमें से कुछ पढ़ लीजिएगा एक्टिविटीज में, अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो देख लीजिएगा, आइदर इग्नोर करना है। बट मेरी आंखों पे अगर ये आया तो हम पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर कुछ पूछना है किसी को तो पूछ लो। विनीत, आपको बेटा समझ में आया? यस मैम। कहीं पे कुछ दिक्कत लगी आपको? नो मैम। हाँ, कुछ भी दिक्कत हो तो बताइए। और आप हमेशा क्लास में नहीं आते विनीत। आयशा, आपको कुछ पूछना है? कौन सी क्लास होगी मैम अभी? वो बेटा वो मेंस की क्लास शायद होगी, या सर आपको मैसेज कर रहे हैं। संकल्प, आपको कुछ पूछना है? मैम जो कल टेस्ट हुआ था उसका डाउट, तो वो ग्रुप में मैसेज आ गया होगा। सॉरी, मैं अभी देख नहीं पा रही हूँ तो मैं नहीं बता पाऊंगी। आप लोग देख लो और एक दूसरे को बता दो। और फलक, पूछना है? सपना, आपको कुछ पूछना है? थैंक यू। कुछ अगर डाउट है, कोई भी पॉइंट स्टार्ट हो गई है तो बता दीजिए। क्या पूछना है मसरूफा? मैम डाउट वाली क्लास स्टार्ट हो गई है। अभी कुछ पूछना है?
नो मैम। गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू ठीक है, मैम। ठीक है, फिर बाय। थैंक यू शमिता, थैंक यू मशरूफा, बाय।